क्या लंग और डायबिटीज इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है? उनमें टीबी होने के चांसेस बहुत रहते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो या तो इनहेलर यूज़ कर रहे हैं। क्या इसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं? एक अस्थमा का मरीज है और एक नॉर्मल एलर्जी हुई है किसी को, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एलर्जी, अस्थमा और उसके साथ टीबी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा डेडली क्या है? डॉक्टर रोहित जोशी, एक लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट। आज हम उनसे जानेंगे वो कौन सी गलतियां हैं जो हम सालों से करते आ रहे हैं। हम अगरबत्ती धूपबत्ती बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत मंदिर में वातावरण करते हैं घर में। चिमनी भी एक प्रकार का पोल्यूशन है। चिमनी का धुआं, कंडों का धुआं, वो उन औरतों डेली वो रोटियां बना रही हैं उसमें, वो उनके फेफड़े में जा रहा है। खराटे लेते हैं कई लोग, क्या वो सीवियर डिसीज बन के आगे के समय में उभर सकता है क्या? एक ऐसा मिथ है जो हमारे फेफड़े होते हैं दोनों बराबर नहीं होते हैं, एक साइड का थोड़ा छोटा, एक साइड का थोड़ा बड़ा होता है। क्या ये सच है? स्मोकिंग हमारी लाइफ के साथ क्या करती है? जिन्होंने अपने 40 साल की उम्र तक जी। खूब सिगरेट पी और 45 साल की उम्र में छोड़ी और अब 60 साल की उम्र पे आए हैं, तब जाके उनको अब सिम्टम आना शुरू हो गए। स्मोकिंग से केवल COPD नहीं, स्मोकिंग ऑल्सो इंक्रीजेज रिस्क ऑफ लंग कैंसर। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जी। एक टर्मिनोलॉजी होती है थर्ड हैंड स्मोक। पल्मोनोलॉजी जो एक फील्ड है, ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है। पेशेंट्स जो हैं उनको ये टर्म समझ नहीं आता, पेशेंट्स को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, तो वो जो एक पल्मोनोलॉजिस्ट होता है उसको बहुत ही कम आंक लेते हैं, उसको सही से समझ नहीं पाते। तो आपके पास ऐसे कोई केसेस आते हैं कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, दूसरी बीमारी बताने लग रहे हैं आपको? कोविड के पहले जरूर मैं कह सकता हूँ कि लोगों को इतना पता नहीं था। पल्मोलॉजी भी एक फील्ड है, लोगों को नहीं पता था। वो एक जनरल मेडिसिन को दिखा लेते थे अपने कोई भी फेफड़े संबंधित समस्या को। जी। लेकिन कोविड के बाद लोगों ने जाना कि पल्मोलॉजी एक फील्ड है, फेफड़े के रोग विशेषज्ञ एक अलग से एक फील्ड है जिसके डॉक्टर्स होते हैं। और हम सबको पता है कोविड में सबसे ज्यादा पेशेंट जिसने देखे हैं वो पल्मोलॉजिस्ट नहीं देखे हैं। और सारे डॉक्टर्स जो है वो ऑलमोस्ट घर ही बैठे हुए थे। ज्यादातर जो पेशेंट का केयर किया है वो सब पल्मोलॉजिस्ट ने ही किया है। तो उसके बाद लोगों में अवेयरनेस काफी बढ़ी है। क्या लंग और डायबिटीज इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है? कोई ऐसा इसका परिणाम देखने को मिलता है कि अगर किसी एक में भी उतार चढ़ाव हो रहा है तो दोनों को फर्क पड़ रहा हो? जी, हम जानते हैं डायबिटीज बेसिकली एक बीमारी ये है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है और वो अनकंट्रोल्ड है, उससे उसका इम्यूनिटी कम होता है। और जब भी इम्यूनिटी बॉडी में कम होता है तो बहुत सारे बीमारी आपको पकड़ सकती है, जिसमें कि फेफड़े के रोग भी काफी है जो पकड़ सकते हैं। जैसे अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट में हमें फेफड़े की बीमारी लाइक टीबी की रिस्क काफी बढ़ जाती है। उनमें टीबी होने के चांसेस बहुत रहते हैं। डायबिटीज पेशेंट में अगर हम देखें लंग के ऑटोइम्यून डिजीजेस की भी रिस्क बढ़ी हुई रहती है। तो बहुत सारे ऐसे फेफड़े की बीमारियां, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वो डायबिटीज पेशेंट में बढ़ सकते हैं। डेली हर इंसान करीब करीब 20,000 बार सांसें लेता है, जिससे डायरेक्ट कनेक्शन होता है लंग का। कोविड की बात अगर छोड़ दें तो कोविड के पहले तक भी और अभी भी कई बार लंग्स को सीरियसली लिया ही नहीं जाता है। तो इतना अंडर वैल्यूड क्यों है ये? लोगों को जब भी फेफड़ा संबंधित कुछ होता है या छाती में कुछ होता है तो उन्हें लगता है कि हृदय की बीमारी है। तो सबसे पहले हृदय रोग वाले के पास जाते हैं और जब उन हृदय रोग वाला हृदय की बीमारी को पूरा रूल आउट कर देता है तब वो जाके पल्मोलॉजिस्ट को रेफर करता है। तो मुझे लगता है हमारे इन जनरल पूरे दुनिया में ही लोग बहुत पर्टिकुलर ऑर्गन अवेयर इतना नहीं है लोगों में। दे आर मोर अवेयर ऑफ हार्ट अटैक एंड ऑल दैट, बिकॉज सोशल मीडिया में और बाकी जगह में, पेपरों में भी वही सब चीजें दिखाई जाती है। लोग जितने अवेयर हम लोगों को करेंगे उसके बाद ही लोगों में जागरूकता आएगी कि कभी हमें सांस फूल रही है तो केवल हृदय रोग नहीं, हमें श्वास रोग भी हो सकता है। कोई ऐसे केसेस आए हैं आपके पास, कोई रियल इंसिडेंट जो इंडिया का हो, बहुत खतरनाक लंग की वजह से हुआ हो लेकिन पता ही नहीं चला इंसान लोगों को कि ये लंग की वजह से हो रहा है? बेसिकली केस था, ऐसे बहुत सारे केसेस थे। मैं जब मुंबई में था बॉम्बे हॉस्पिटल में तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे। जैसे एक पेशेंट आया था हमारे पास कैजुअल्टी में। काफी चेस्ट पेन था उसको जी। हमने उसका ECG किया। ECG में चेंजेस दिखे हमें कि हाँ हार्ट अटैक हो सकता है जी। वो करने के बाद पेशेंट का इमरजेंसी एंजियो हुआ। इमरजेंसी एंजियोग्राफी में एंजियोग्राफी कंप्लीटली नॉर्मल पाई गई, फिर भी पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस था, पेशेंट का ऑक्सीजन बहुत गिरा हुआ था, पेशेंट को हम हाई फ्लो ऑक्सीजन दे रहे थे। हमने जब उसका एक्सरे कराया, एक्सरे में हमें उसमें पैच दिखा और जब एक ओपेसिटी दिखी और जब हमने उसका CT स्कैन कराया और बाकी प्रोसेस कराया तो हमें पता चला कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म था। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें कि फेफड़े की ब्लड सप्लाई में क्लॉट आ जाना। ओके। वो भी पल्मोलॉजिस्ट ही देखते हैं।
फेफड़े की ब्लड सप्लाई में क्लॉट आने से पेशेंट को सडन ब्रेथलेसनेस हो सकता है, पल्स रेट बढ़ सकता है, ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि ईसीजी केवल हार्ट के लिए नहीं है, ईसीजी में कुछ चेंजेस है तो वो पल्मोनोलॉजी लंग प्रॉब्लम में भी वो ईसीजी में चेंजेस दिख सकते हैं। तो उसके बाद मतलब पता चला कि उनके जो फेफड़े हैं वहां तक खून पहुंच ही नहीं रहा है। जी, एक ऐसा मिथ है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं वो दोनों बराबर नहीं होते हैं, एक साइड का थोड़ा छोटा एक साइड का थोड़ा बड़ा होता है, क्या ये सच है? जी नहीं, ये सच नहीं है। दोनों फेफड़े ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, बट उनके सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं। अगर हम राइट साइड का लंग देखें तो उसमें 3 लोब्स हैं और लेफ्ट साइड में 2 ही लोब्स हैं और अलग अलग उनके फिशर्स हैं। ये है कि हम जानते हैं राइट साइड हमारा लिवर होता है, तो लिवर थोड़ा सा हमारा राइट लंग को ऊपर की तरफ पुश करता है और लेफ्ट साइड का लंग थोड़ा नीचे की तरफ रहता है, बट साइज ऑलमोस्ट दोनों का इक्वल है। लंग डिसीजेज जब भी होती हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है अस्थमा या फिर टीबी। तो अस्थमा का अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो या तो इनहेलर यूज कर रहे हैं या और भी जो भी मशीनें आती हैं वो चीजें उपयोग में ला रहे हैं। कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? क्या इसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा उसको अफेक्ट करते हैं? देखिए, अगर हम जब अस्थमा की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है हमें जानना कि अस्थमा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ओके। अस्थमा चाइल्डहुड अस्थमा भी हो सकता है, बचपन में जो होता है। अस्थमा एडल्ट अस्थमा भी हो सकता है। इट कुड बी एलर्जिक, इट कुड बी नॉन एलर्जिक, अलग अलग टर्म है। तो अगर आप बोल रहे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि क्या वो रियली में अस्थमा है। अगर एक छोटा बच्चा सडनली ब्रेथलेस हो रहा है, मेडिकल में सबसे मोस्ट कॉमन कारण छोटे बच्चों में ब्रेथलेस होने का फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन है। कभी कभी बच्चे मुंह में कुछ भी डाल देते हैं जो श्वास की नली में उनके चला जाता है, जी, सडनली उनको ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये इशारा करते हैं कि कहीं उसने फॉरेन बॉडी या कुछ कोई भी टुकड़ा अंश की सांस की नली में तो नहीं चला गया। लेकिन अगर बच्चों को बार बार खांसी होती है, बच्चों को बार बार श्वास की दिक्कत होती है, मौसम परिवर्तन होने में उन्हें दिक्कत होती है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में, सुबह सुबह या लेट नाइट को उन्हें सोने में दिक्कत होती है, उठ जाते हैं कि इनको श्वास में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है, बार बार छींकें आती हैं, नाक बहती है, नाक बंद बंद रहती है, ये सब इशारा करता है उनको कि उनको एस्मा हो सकता है। ओके। इसमें डायग्नोज करने के लिए बहुत जरूरी है, एक तो हम उनका पीएफटी कराएं। अगर 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं तो उनमें एक पीएफटी टेस्ट होता है जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें एक मशीन के द्वारा हमें फूंकना होता है श्वास, जोर से श्वास लेके, और वो हमें बताता है कि हमारे फेफड़े की क्षमता कितनी है। और उसी टाइम पे हम एक छोटा इनहेलर, शॉर्ट टर्म इनहेलर देके 10 मिनट रुक के दोबारा पीएफटी करते हैं, देखने के लिए कि इनहेलर लेके इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं। तो ये सब पैरामीटर देख के अलग अलग प्रकार की वैल्यूज जो होती हैं जो पीएफटी में आती हैं, वो देख के हम ये पता कर सकते हैं कि उसके फेफड़े में, सांस की नली में सिकुड़न है कि नहीं। सिकुड़न है तो क्या वो इनहेलर से इम्प्रूव हो रही है। अगर वो इनहेलर से इम्प्रूव हो रही है, जिससे हम मेडिकल में बोलते हैं गुड रिवर्सिबिलिटी, मतलब जो श्वास की सूजन है वो सही हो रही लगती है इनहेलर देने से, तो ये सब इंडिकेटर है जो अस्थमा की तरफ इशारा करते हैं। जो इनहेलर आपने जैसे बोला, बेसिकली एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है, उसको ऐसे प्रेस करते हैं जी, और थोड़ी देर के लिए रुकते हैं जी। क्या प्रोसेस क्या करता है वो अंदर जाके? बेसिकली जो सबसे पहले अस्थमा को जानना बहुत जरूरी है। अस्थमा केवल सांस की नली की सिकुड़न की बीमारी नहीं है, केवल सांस की नली में सिकुड़ नहीं रही बल्कि उसमें सूजन भी आ रही। तो हमें ऐसी दवाई देनी है जिससे वो सूजन भी कम हो और सिकुड़न भी कम हो। तो जो इनहेलर अस्थमा के लिए यूज करते हैं हम लोग, उसमें 2 प्रकार की दवाई होती है। एक जो श्वास की नली को चौड़ा करता है और दूसरा जो उसमें आई हुई सूजन है उसको कम करता है। तो जब हम इनहेलर देते हैं उसमें दवाई रहती है, हम इनहेल करते हैं, हमारे श्वास के द्वारा ही, श्वास लेने के द्वारा वो सांस की नली में जाता है जी। दवाई के बहुत बारीक कण होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में वो दवाई होती है, जिसके बहुत ही मिनिमल, ऑलमोस्ट नील साइड इफेक्ट्स हैं। ओके। और मैक्सिमम इफेक्ट है। मैं बहुत से ऐसे पेशेंट देखता हूँ जो इनहेलर के लिए अलग अलग भ्रांतियां हैं, इनहेलर लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे को या अगर बड़ों को इनहेलर है तो उनको लगता है इसकी आदत पड़ जाएगी जी। ये एक मिथ है कि एक लत लग जाती है इनहेलर, उनको लगता है कि इनहेलर की आदत लग जाती है। फिर कुछ लोग बोलते हैं यार इसमें तो स्टेरॉइड होता है, इसके हमें नुकसान हो सकते हैं। तो मैंने बहुत से अलग अलग माध्यम से पेशेंट को भी बोला है और मैं बहुत लोगों को अवेयर भी कराता हूँ इस मामले में कि जो इनहेलर है वो आपको प्रॉब्लम किधर है। आपको प्रॉब्लम है श्वास की नलियों में, बिल्कुल। आप इनहेलर से दवाई कहाँ भेज रहे हैं? श्वास की नलियों में, बिल्कुल। पूरे शरीर में तो कहीं भेज नहीं रहे जी। वो पेशेंट मुझसे बोलते सर आप टैबलेट्स दे दो, इनहेलर मत दो। टैबलेट्स कहाँ जा रही है? वो तो सीधे अंदर चली पेट में जा रही है। पेट से कहाँ जाएगी? खून में। खून में कहाँ जाएगी? पूरी बॉडी में जाएगी। बीमारी कहाँ है आपको? श्वास नली में। और दवाई कहाँ भेज रहे हो?
पूरे शरीर में। जी। तो उससे क्या हुआ, इफेक्ट कम हुआ हाँ और साइड इफेक्ट्स बढ़ गए। बिल्कुल, तो इनहेलर क्या है, जा वही रहा है, डायरेक्ट टारगेट पॉइंट पे अपना कर रहा है जी। और कहीं नहीं जा रहा, तो मिनिमम साइड इफेक्ट्स एंड मैक्सिमम इफेक्ट। जी एक आदत लगने की तो बात ही नहीं उठती है, बिकॉज बिल्कुल। साइड इफेक्ट्स कम है। अब हाँ। दूसरी बात स्टेरॉइड की हम बात करते हैं। देखिए, हमने बात किया कि अस्थमा एक सूजन, श्वास की नली की सूजन की बीमारी है। जी तो सूजन कम करने के लिए बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी इन द होल वर्ल्ड स्टेरॉइड ही है। ठीक। जी। अब जो इनहेलर होते हैं उनमें माइक्रोग्राम्स में स्टेरॉइड होता है। माइक्रोग्राम्स इज वेरी स्मॉल, आप अपने आंखों से भी नहीं देख सकते, जिसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, आप ऑब्वियसली। टैबलेट खाते हो, आप देख सकते हो, वो इतना छोटा है जो आप इतनी छोटी टैबलेट बोलेंगे जो दिखती भी नहीं है। बिल्कुल, तो आप सोचो उसका साइड इफेक्ट कितना हो सकता है, और बहुत ही कम क्वांटिटी बहुत में। कम क्वांटिटी जी। में, और वो डायरेक्टली आपके श्वास नली में जाके उसको डायरेक्ट इफेक्ट दिखा रहा है। जी तो साइड इफेक्ट की तो सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल। तो पेशेंट और ठीक उसी से होंगे। अगर आप इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देंगे, अस्थमा के पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकता और उसका कभी भी अस्थमा रिवर्सल नहीं हो सकता। ओके। तो ये बहुत जरूरी है कि वो प्रॉपर तरीके से इनहेलर ले, डॉक्टर जैसा बोलता है, और डॉक्टर से पूछ कर ही उसको बंद करे। एक अस्थमा का मरीज है और एक नॉर्मल एलर्जी हुई है किसी को, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि नॉर्मल एलर्जी का पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर सकता है कि मुझे खुजली हो रही है हाथ पैरों में, मुझे लाल लाल दाने निकल रहे हैं हाथों में पैरों में, जी। या मुझे बार बार जुकाम होता है, मेरी नाक बहती है, मेरे नाक ब्लॉक हो जाती है, सुबह सुबह उठता हूँ तो मुझे बहुत छींकें आती हैं। जी। एलर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, मुझे आंखों में खुजली होती है। जी। तो चर्म रोग के फॉर्म में, नाक की प्रॉब्लम के फॉर्म में, या आंखों में लालिमा के फॉर्म में एलर्जी प्रेजेंट कर सकती है। अस्थमा का पेशेंट यूजुअली इस एलर्जी के एसोसिएटेड, उनको श्वास में प्रॉब्लम होगी, उनको लगेगा कि छाती में जकड़न हो रही है, उनको सीटी सी आवाज आएगी जब भी वो सांस लेंगे, जी। उनको खांसी होगी। तो ये सब सिम्टम्स के तौर पे अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम अस्थमा और सिंपल एलर्जी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर हम टेस्ट करें, टेस्ट वाइज हम उनको दोनों डिफरेंशिएट करें, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया पीएफटी करने से हमें पता चलेगा कि श्वास की नलियों में सूजन है कि नहीं, तो हम उसको अस्थमा है कि नहीं वो टैग कर पाएंगे। अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस में क्या अंतर है? ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे शरीर में, फेफड़े में या शरीर में किसी भी अंग को वो प्रभावित कर सकता है। जी। वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहां पर वो पस कर सकता है, वहां पर वो घाव कर सकता है, उस जगह को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिस कारण से पेशेंट को बुखार आना, पेशेंट का वजन गिरना, पेशेंट को भूख न लगना, ये सब बेसिक सिम्टम्स हैं। प्लस उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अगर इन्वॉल्व करता है, अगर वो फेफड़े को इन्वॉल्व करता है तो लंबी खांसी होना, जी। अगर वो आंखों को इन्वॉल्व करता है तो आंखों में लालिमा, दिखना कम होना, स्पाइन इन्वॉल्व करता है तो स्पाइन में दर्द, प्लस उसके एसोसिएटेड सिम्टम जैसे फीवर, जी। बुखार आना और उनको भूख कम लगना, वजन गिरना, ये सारे लक्षण वो दे सकता है। अस्थमा बेसिकली श्वास की नलियों में सूजन की बीमारी है, वो एक इन्फेक्शन नहीं है, वो बेसिकली एक एलर्जिक ट्रिगर है ओके। जिस कारण से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम देखें एलर्जी, अस्थमा और उसके साथ टीबी, इन तीनों में सबसे ज्यादा डेडली क्या है? देखिए, टीबी का इलाज पक्का है। अगर उसको प्रॉपरली अर्ली डायग्नोस किया जाए तो टीबी का इलाज पूरा हो सकता है। सरकार भी आरएनटीसीपी, एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चला रही है जी। उससे पूरा इलाज है। फ्री डॉट सेंटर पे हमें दवाइयाँ मिल रही हैं। अगर हम उसको प्रॉपरली डायग्नोस करें और प्रॉपरली ट्रीट करें और पेशेंट पूरा इलाज ले, बिकॉज आज भी इतने जागरूकता के बाद भी पेशेंट टीबी का पूरा इलाज नहीं करते हैं, टीबी बीच में छोड़ देते हैं, फिर वो टीबी काफी फैल जाती है और फिर उनको आगे जाके, जिसे हम बोलते हैं ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, जी। बेसिकली जो टीबी की नॉर्मल दवाइयां हैं वो फिर उनमें काम नहीं करती हैं, फिर उनको बहुत हायर दवाइयां टीबी की देनी होती हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीबी का पेशेंट प्रॉपर फॉलोअप में रहे। आपको सरकारी अस्पताल में बुलाया गया है कि 2 हफ्ते बाद आना है या 1 महीने बाद आना है या 15 दिन में ये जांच करानी है, तो वो उसको सीरियसली ले और टेस्ट कराए। प्रॉपर इलाज, प्रॉपर फॉलोअप से टीबी कंप्लीटली क्योर हो सकता है। सेम विद एस्मा, अगर एस्मा डायग्नोज हुआ है और अगर पेशेंट को डॉक्टर ने बोला है कि इनहेलर लेना है, इस डोज पे लेना है, इस फ्रीक्वेंसी पे लेना है, और उसको बुलाया है कि आप 2 महीने बाद आइए, 3 महीने बाद हम आपकी पीएफटी दोबारा रिपीट करेंगे और देखेंगे कि वो इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई। प्लस पेशेंट भी खुद बोलेगा कि मुझे अब अच्छा लगता है, मुझे श्वास नहीं फूलती है, मैं आराम से साथ को सोता हूँ, मैं बिल्कुल खेलने कूदने, बच्चे बोलते हैं कि खेलने कूदने पे अब मुझे दिक्कत नहीं होती है, बड़े बोलते हैं कि मैं रेगुलर एक्टिविटी अपनी कर पा रहा हूँ, मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही है, मैं जिम जाता हूँ, जिम के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है।
प्रॉपर अस्थमा का ट्रीटमेंट लेके एक बार अगर उसका लंग फंक्शन नॉर्मल आ जाए, जी, जो पीएफटी के माध्यम से हमें पता चलता है, उसके बाद हम धीरे 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 उसका पंप बंद भी कर सकते हैं। मतलब क्योर हो सकता है वो। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि एक बार पंप शुरू हो गया तो जिंदगी भर के लिए रहता है, ऐसा नहीं है। ये जी। भी मैं धारणा, मेरे बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो 2 साल पहले 1 साल पहले उनका पंप बंद किया, 1 साल तक उन्होंने एक भी बार पंप नहीं लिया, जी, जो पहले ऑलमोस्ट दिन में 3-4 बार ले रहे थे। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक बार लंग फंक्शन नॉर्मल तो करें। पेशेंट क्या करता है कि वो शुरू में उसको रिलीफ मिल जाता है इन जी। फ्यू डेज, तो वो बिना लंग फंक्शन नॉर्मल होने के पहले ही वो ट्रीटमेंट छोड़ देता है। वो, तो उससे क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अब सही हो गया। एग्जैक्टली ये वही बात हो गई कि आपको पैर में घाव है जी, और आपको बस दर्द की दवाई दे दी और मैंने घाव पूरा सुखाया नहीं और आप बस चलना फिरना शुरू कर दिए और फिर वो घाव फिर और बढ़ गया बिल्कुल, और फिर आपको ज्यादा एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा बाद में। जी, बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। एलर्जी का एक जरूर फैक्टर है कि एलर्जी कंप्लीटली, बिकॉज सिंस एलर्जी जो है वो एटोपी मतलब हमें एक जीन से मिलती है, हमारे फादर से, हमारे पेरेंट्स से Okay. मिलती है, तो एक फैक्टर इज हमेशा रहता है शरीर में। तो मैंने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है पेशेंट में, ऑफकोर्स इलाज तो है, हम मेडिसिन देते हैं, इम्यूनोथेरेपी आजकल इवॉल्विंग साइंस जी। है, एलर्जी इम्यूनोथेरेपी हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें कि हम एलर्जी ट्रिगर से बचें। हमें पता है जैसे किसी को अचार खाने से किसी को खांसी हो जाती है, जी, किसी को, बहुत से ऐसे पेशेंट मुझे बोलते हैं सर मैं सॉस खाता हूँ तो मुझे बड़ा खांसी होता है, मुझे दिक्कत होता है। तो जस्ट आइडेंटिफाई योर ट्रिगर पॉइंट्स कि आपको किस चीज से ट्रिगर होता है। कुछ लोगों को मिट्टी से एकदम छींकें आने लगती है, कुछ लोगों को दूध से हो जाती है दूध प्रॉब्लम। नहीं, दूध से दिक्कत होती है, खांसी होने लगती है। हाँ, तो जस्ट आइडेंटिफाई अपने ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, उसको आइडेंटिफाई करिए, उससे बचिए। आपको लगता है मुझे बाहर धूल मिट्टी से दिक्कत है, जस्ट यूज मास्क, बिकॉज हमारी न्यू गाइडलाइंस भी हैं आजकल, जो एस्मा की गाइडलाइंस है, एलर्जी की गाइडलाइंस है, वो भी अब यही बोलती हैं कि मास्क इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एलर्जी। एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट आपकी तरफ से N95 मास्क बेस्ट है या फिर क्लोथ मास्क जो होते हैं वो बेस्ट? देखिए सबसे बेस्ट मास्क है 95 मास्क। क्लोथ मास्क आपको कोई बैक्टीरिया से नहीं बचाने वाले, कोई वायरल से नहीं बचाने वाला, इवन स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स भी उसको पार कर जाएंगे, ओके, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा बेसिकली क्लॉथ लगाने से। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, कोई छींक रहा है तो उसके ड्रॉपलेट्स नहीं आएंगे, या मतलब बहुत मोटे बड़ी बेसिक चीजों से आप दूर रह सकते हैं। बट आप कहो कि उससे मुझे बैक्टीरिया, वायरस, जी। या जैसे कोविड हाँ। एक वायरस था, उससे हमें बचाव होगा, या ऐसी बीमारियां जो कि बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स हैं। हम जानते हैं पार्टिकुलेट मैटर, हम जब एयर क्वालिटी की बात करते हैं, PM10 का जी। लेवल कितना है, PM2.5 का लेवल कितना है, ये सब बातें होती हैं। बिल्कुल, तो ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे एयरवेज में जा सकते हैं, अंदर तक, फेफड़ों के अंदर तक जा सकते हैं। वो प्रिवेंट ये आपका क्लोथ मास्क नहीं कर पाएगा। और अगर N95 देखा और जो एक डॉक्टर मास्क आता है वो भी प्रिवेंट नहीं उसको भी कहा जाता है कि ये बेसिक आपका नहीं। काम चला देगा। डॉक्टर मास्क भी प्रिवेंट नहीं करेगा। N95 इज द बेस्ट मास्क टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, PM2.5 10, जिससे कि लोगों को आजकल जो बोल रहे हैं कि एयर पोल्यूशन से उनको जी। फेफड़े में दिक्कत हो रही है, बाहर प्रदूषण के कारण उनको श्वास में दिक्कत होती है, खांसी जी। आती है, प्रदूषण के कारण ही वो पर्टिकुलेट मैटर जाके अंदर छोटे छोटे पदार्थ रक्त में जाके हार्ट अटैक का भी रिस्क बढ़ा सकते हैं। ओहो। तो N95 मास्क इज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल। मतलब आप अगर बाहर निकल रहे हो This तो is आपको best. लगाना Yes. कंपलसरी होना चाहिए एक तरीके लगाना चाहिए, उससे आपको फायदा ही होगा। थोड़ा जी। अनकंफर्टेबल हो सकता है। देखिए हमने देखा कोविड से पहले लोगों को मास्क की आदत नहीं थी और शुरू में धीरे-धीरे लोगों फिर को पड़ने लगी। बोलना पड़ा, जब जी। बिल्कुल फर्स्ट वेव भी निकल गई तब भी लोगों ने मास्क, गाइडलाइंस बनानी पड़ी गवर्नमेंट को। उनको पनिश करना पड़ा कि जी। आपको पनिश किया जाएगा अगर आपने बिल्कुल। मास्क नहीं लगाया, तब जाके लोगों ने लगाया। तो कोई भी नई चीज शुरू में आपको तकलीफ तो देती है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए ही है। और फिर धीरे धीरे आदत हो एक बार जाती है आदत पड़ जाती है आपको तो फिर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी अगर मान लीजिए कोई भी पल्मोनरी डिसीज हो रही है तो सबसे पहले घर वाले बोलते हैं सिगरेट तो नहीं फूकते हो। अगर देखा जाए तो आजकल पोल्यूशन भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप दिल्ली में रहते हो जी। और जनवरी फरवरी वाला टाइम है सर्दी वाला, तो आपको कहा जाता है कि अगर आप बाहर निकल गए बिना मास्क के तो आप दिन में 8-8 सिगरेट फूक रहे हो, उतना बराबर हो रहा है। तो ये जो सिगरेट फूकने से जो बीमारी हो रही है और जो ये पोल्यूशन से बीमारी हो रही है, इसमें डिफरेंस कैसे पता चलता है और ये दोनों कितने ज्यादा सीवियर हैं हमारे लंग्स के लिए? देखिए कोई भी पोल्यूशन हो, जैसे मैं काफी पहले भी बहुत से टॉक में बोल चुका हूँ कि पोल्यूशन 2 प्रकार का होता है, एक इंडोर पोल्यूशन एंड आउटडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स हम जो स्मोक कर रहे हैं, कहीं भी बैठ के, कहीं भी गली में या घर पे जी। पोल्यूशन स्मोक कर रहे हैं हम, अगरबत्ती धूप बत्ती, बहुत ज्यादा कुछ लोग होते हैं बहुत मंदिर में वातावरण करते हैं, घर में बिल्कुल जी। बहुत ज्यादा अगरबत्ती धूप बत्ती लगा रहे हैं। कुछ लोग अभी भी गाँव में या घर में चूल्हे पे खाना बनाते हैं, हाँ, कंडे जलाते कंडे जलाते हैं, सर्दियों में कंडे जलाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। लोग बोलते हैं चूल्हे में
खाने पे रोटियां अच्छी बनती हैं। हाँ। ऐसे है बहुत से घर हैं जो अभी भी ये थिंकिंग रखते हैं जी और वो चूल्हे पे वहाँ की औरतें खाना बना रही हैं। तो ऐसे बहुत से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि स्मोक कभी नहीं किया, खासकर औरतें, लेकिन उनको श्वास की बीमारी है। श्वास की बीमारी जो स्मोकिंग की आपने बात की, तो मैं एक टर्म में बोलना चाहूंगा, सीओपीडी। जी बेसिकली सीओपीडी एक बीमारी है, ये अस्थमा नहीं है, ये बेसिकली श्वास की एक बीमारी है, श्वास की नलियों की ही एक बीमारी है, जो कि स्मोकिंग या स्मोकिंग रिलेटेड पोल्यूशन से होती है। जी चिमनी भी एक प्रकार का पोल्यूशन है, चिमनी का धुआं, कंडों का धुआं, वो उन औरतों डेली वो रोटियां बना रही हैं उसमें, वो उनके फेफड़े में जा रहा है, श्वास की नलियों को डैमेज कर रहा है। और जी। ऐसे पेशेंट्स, खासकर औरतें मेरे पास बहुत आती हैं कि मुझे सांस फूलती है, चलने फिरने में हाफनी आती है, मुझे खांसी होती है। जी उन्होंने स्मोक तो कभी नहीं किया, लेकिन जब आप हिस्ट्री लेते हो तो या तो वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में अगरबत्ती धूप बत्ती बहुत लगाते हैं घर में, जी। या फिर वो घर में कंडे जलाते हैं, या तो फिर चूल्हे का जो धुआं है वो जो ऐसे फूक मारते Yes, हैं पाइप yes. से, तो वो उनके फेफड़े में जा रहा है, काफी सालों से वो कर रही हैं। या फिर ऐसे बहुत से लोग हैं जो हाँ पहले करते थे, हमने और छोड़ तो 20 दिया साल है तक अब, किया, हाँ। हमने तो अपने बचपन से लेके 20-25 साल किया और अब जी। नहीं करेंगे, अब तो गैस आ गया। हाँ। लेकिन पहले जो किया उसने तो डैमेज किया। और क्योंकि पहले आप यंग थे तो सिम्टम नहीं आते थे, अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपको सिम्टम आना शुरू हो गए हैं। सेम विद स्मोकिंग, मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, सर मैं पूछता हूँ स्मोक करते थे, बोलते हाँ करते थे सर, मैं 10 साल पहले छोड़ दिया। हाँ। लेकिन कितने सालों तक किया? ने 20 सालों तक किया। भले ही आपने 10 साल पहले छोड़ दिया, लेकिन वो 20 सालों तक तो किया। बिल्कुल। और आपने रोज की जितनी भी 5-10 सिगरेट पिया, जो भी किया, लेकिन उससे डैमेज तो किया अल्टीमेटली। ऑफकोर्स ही बात है, हमें सबको पता है कि वो फायदा तो नहीं कर रहा है जी अंदर फेफड़े में जाके, वो डैमेज ही कर रहा है। आपको अभी नहीं हो रहा है, उस समय नहीं हुआ कोई सिम्टम, क्यों? क्योंकि आप यंग थे, जी। आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छी थी, आपकी बॉडी फिजिक अच्छी तो थी। आपकी बॉडी झेल ले गई वो चीज। एग्जैक्टली। पर जैसे जैसे आप बड़े हुए, जी पर बहुत से ओल्ड पेशेंट्स आते हैं 60 साल के, 65 साल के, जो जिन्होंने अपने 40 साल की उम्र तक, 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक जी खूब सिगरेट पी और 45 साल की उम्र में छोड़ी, और अब 60 साल की उम्र पे आए हैं, तब जाके उनको अब सिम्टम आना शुरू हो गए। अब वो बोलते हैं कि मुझे 1 साल से सांस फूलती है, हाँ जरा सी सीढ़ी चढ़ो, 2 सीढ़ी चढ़ने में मेरे को हाफनी आ जाती है, बिल्कुल, ज्यादा दूर चल तक नहीं पैदल नहीं सकता, चल सकते। मेरी खांसी आती है, मैं रात को सोने में मुझे दिक्कत होती है। तो ये पेशेंट्स हैं जो कि स्मोकिंग के कारण इफेक्ट होते हैं। स्मोकिंग से केवल सीओपीडी नहीं, स्मोकिंग ऑल्सो इंक्रीजेस रिस्क ऑफ लंग कैंसर। जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो हम पैक ईयर्स की बात करते हैं। पैक मतलब एक हमें टर्मिनोलॉजी है, जब भी हम डॉक्टर्स हिस्ट्री लेते हैं तो पैक ईयर्स मतलब क्या है कि एक पैकेट सिगरेट का आपने कितने सालों तक पिया, तो वो मल्टीप्लिकेशन है, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ सिगरेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव स्मोक्ड। तो आपका एज पर द गाइडलाइंस 20 साल या 20 पैक ईयर्स या 20 पैक ईयर्स ज्यादा इंक्रीजेस रिस्क ऑफ बोथ सीओपीडी एंड लंग कैंसर पेशेंट्स में। तो तब भी हम स्मोकर होते हैं, हम स्क्रीन करते हैं कि भाई इनको लंग कैंसर तो नहीं, हमेशा हम एक्सरे करा के देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी कि सिगरेट वाली बात कर ली हमने, काम करने वाली चूल्हे वाली बात कर ली, कि इन सब से हमारा जो है डिजीज हो सकती है। बट अगर इंडियन कल्चर को देखा जाए तो हमारे यहाँ हवन की बहुत बड़ी परंपरा है जी। तो जब हम हवन कराते हैं तो बोला जाता है कि आम की लकड़ी अगर जला रहे हैं या चंदन की लकड़ी अगर जला रहे हैं तो एनवायरनमेंट और ज्यादा प्योरीफाई हो रहा है। तो ये कितना सही है? क्या इससे भी हमें लंग डिजीजेस हो सकती हैं? ये मिथ है। कुछ भी हम जलाएं, कुछ भी, जी हम कुछ भी जलाएंगे धुआं निकलेगा, और धुआं अल्टीमेटली क्या है? ऑल दोज हार्मफुल कंपाउंड्स जो कि हम नॉर्मली धुआं में मिलते हैं, जो बाहर भी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है या कुछ भी हम जला रहे हैं, जी तो वो धुआं अल्टीमेटली हमारे फेफड़े में जाना ही है, वो हार्म ही करना है। तो जो बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर पत्तियां जलाओ तो एनवायरमेंट प्योर होता है, जी या हमारे घर में, ऑफकोर्स हमारे घर में भी जब हवन होता है, जी ऑफकोर्स उनके स्पिरिचुअल उसके कारण है, मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हवन मत करो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ इसको ये कहना कि हवन से एनवायरमेंटल प्यूरिफाई हो रहा है और घर एकदम प्योर हो जाएगा, जी उसके स्पिरिचुअल वैल्यूज हो सकते हैं लेकिन उसके मेडिकल वैल्यूज नहीं है, उससे मेडिकल हार्म ही है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ना स्मोकिंग कर रहे हैं, ना पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, ना चूल्हे पे खाना बन रहा है, ना ही उनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है बाहर से, वो मास्क लगा के चल रहे हैं, फिर भी उनमें लंग कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। वो कैसे? मैं भी उस पे आने वाला था जी। लंग कैंसर जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं जी। मेडिकल टर्म में बोलो, एडेनोकार्सिनोमा है, स्क्वामस है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, लार्ज सेल कार्सिनोमा है। तो उसमें जो एडेनोकार्सिनोमा एक प्रकार है जो कि ऑफ कोर्स शुरू में इतना नहीं था ज्यादा, लेकिन अब वो बढ़ते जा रहा है, वो नॉन स्मोकर्स में भी मिल सकता है। ओके कोई भी प्रकार का कैंसर हमें बहुत जरूरी है कि हम जब जितनी भी रिस्क की बात करते हैं कि ये करने से ये वाला कैंसर हो सकता है, बोलते हैं ना हम लोग कि ये बारबेक्यू खाने से कोलोन कैंसर हो सकता है, आप पढ़ते होगे आप नॉर्मल पेपरों में, बिल्कुल ज्यादा बारबेक्यू की चीजों खाने से आपका आंतों का कैंसर हो सकता है, या फिर आप अगर स्मोक करते हो तो लंग कैंसर हो सकता है। ये सब चीजें
रिस्क फैक्टर बताता है। ओके ऐसा नहीं है कि जो नहीं करते उनमें नहीं होगा, या जो करते हैं उसमें होगा ही होगा। जी। ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो 100 साल तक जी लिए, 90 तक जी लिए, उन्हें बहुत सिगरेट पिया हाँ और उनको कभी नहीं हुआ, बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल लंग कैंसर तो भूल ही जाओ, उनको कुछ भी नहीं हुआ। सही बात है। और उसी में फिर लोग ऐसे कहने लगते हैं वो तो करता है, उसको नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं प्रॉब्लम किया। यही है, अगर हम डेटा उठा के देखें, हम लोग डेटा नहीं देखते। डेटा क्या बोलता है, 100 पेशेंट ने स्मोक किया तो 60 में निकला वो हुआ, चीज। 40 में नहीं हुआ, तो हम 40 को देख रहे हैं। अपनी अपनी मन की बात वही है, बात जिसको हम भी फॉलो अपने कर आप ले। को सांत्वना देने के लिए जी। हम वो चीज को देख रहे हैं जो कि हमारी चीज को जस्टिफाई करे। जो हमें अच्छा लग रहा है उसको सच मान ले रहे हैं। वो हर चीज में हम करते हैं, स्वास्थ्य केवल हम बीमारियों के लिए नहीं, हम हर हाँ, चीज वो के लिए हर करते हैं। चीज। ह्यूमन नेचर है। हाँ, जो हमें पसंद आएगा हम वही करेंगे। हाँ, ह्यूमन नेचर। लूप होल ढूंढते हैं कि अच्छा ये एग्जांपल दिखाने के लिए है कि इसको तो इवन इन यूट्यूब जी। हम शॉर्ट्स ऐसे ढूंढते हैं जो हमारे को जस्टिफाई कर दे। बिल्कुल कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि शॉर्ट्स में बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही पेशेंट्स के साथ भी है। तो ऐसा नहीं, हम डेटा देखें कि इससे रिस्क बढ़ती है, ऑफकोर्स जी। बढ़ती है। अब जो नहीं हुआ तो उसको लेके तो ना स्मोक करो। बिल्कुल अब आप रही बात पैसिव स्मोकिंग की, हमें पता है व्हाट इज, सबसे पहले आपके लोगों के लिए बता दूं पैसिव स्मोकिंग क्या होती है। पैसिव जी। स्मोकिंग यही होती है कि अगर आप स्मोक कर रहे हो और मैं भी आपके आसपास रहता हूं, जैसे बहुत से होते हैं कि हस्बैंड स्मोक करता है, वाइफ के पास बैठ के, बच्चों के पास हाँ। बैठ के, बहुत से घर में ऐसे करते हैं। तो उनमें भी ऑफकोर्स वो पार्टिकल्स जो जा ही रहे हैं, स्मोक जी। पार्टिकल्स, तो उनमें वो अफेक्ट अफेक्ट कर सकता है। जी। एक टर्मिनोलॉजी होती है थर्ड एंड स्मोक। थर्ड एंड स्मोक, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। थर्ड एंड स्मोक क्या होता है, आप अपने घर में हैं, कुछ लोग घर में स्मोक करते हैं, बिल्कुल घर में स्मोक किया आपने, भले ही आप अपने अलग कमरे में स्मोक कर रहे हैं, जी। ठीक है, लेकिन कमरे में बहुत सी चीजें हैं, पर्दा है, बेडशीट्स है, जी। अलमीरा है, अलग अलग बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं, वो सोक कर लेगा वो पार्टिकल्स वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। जी। और फिर जब हवा चलती है, पंखा चलता है, आप उस कमरे में चले गए, जी। पर्दे में डस्ट पार्टिकल्स उड़ के आपके अंदर चले गए, जो ओके। स्मोक पार्टिकल्स, और वो हमें बॉदर भी नहीं कर रहा, हमें पता भी नहीं वो चला। डेली एक्सपोजर हो रहा है। जी। आप देख रहे हो, डेली आप जा रहे हो, पंखा चल रहा है, विंड आ रही है, खिड़की खुल रही है, जी। जो पार्टिकल जो स्मोक किया किसी बंदे ने या जिसने भी किया, वो डिपॉजिट हुआ आपके बेडशीट्स पे, आपके कर्टेन पे, आपके बच्चों के खिलौने पे, कपड़ों पे। जी। तो वो आपने कपड़े पहन लिए, आपने उस रूम में थे तो विंड हुआ, हवा चली, तो उससे आपके, और आप डेली वो एक्सपोजर में आ रहे हो। मतलब ये तो और ज्यादा खतरनाक हो गया, ये- क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कब कहाँ पे हो गया। जाने अनजाने पे आप रोज स्मोक पार्टिकल जो स्मोकर के जो सिगरेट में होते हैं वो आप इनहेल कर रहे हो। जी। तो ये इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक तो स्मोकिंग ऑफ कोर्स करना ही नहीं चाहिए, और आप प्लीज अगर कोई कर रहा है तो उसको बिल्कुल बाहर एकदम अवॉइड करें उसको। एकदम घर के अंदर तो सोचना ही नहीं है ये चीज करने का। अब मैं आपके दूसरे पॉइंट में आता हूँ, जी। जो आउटडोर पोल्यूशन की बात हमने की। आपने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, खासकर विंटर्स पे, जी। कि आप बाहर निकलते हो तो बिल्कुल वो ऐसा है कि आप रोज 10 सिगरेट फूक रहे हो, जी। अगर आप बाहर भी निकल रहे हो तो कारण पे मैं नहीं जाना चाहता। वो सारे मल्टीपल फैक्टर्स, आपको पता है वहाँ क्यों पोल्यूशन है, बहुत सारे फैक्टर्स है, स्टेबल बर्निंग है, गाड़ियों का धुआं है, कंस्ट्रक्शन इतना हो रहा है एंड ऑल दैट, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। है पोल्यूशन है, बट अब रही बात कि उससे इफेक्ट क्या है। अल्टीमेटली हमने वही सब बात की जो अभी मैंने पहले आपको बताया, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ऑल दोस पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, नाइट्रोबेंजीन एंड ऑल दैट, जी। सारे स्मोक जो सिगरेट्स के अंदर जो होते हैं पार्टिकल्स, वही सब धुआं, वही सब पोल्यूटेंट्स, NO2, SO2 एटमॉस्फेयर में आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, और वही आप इनहेल कर रहे हो जी। अल्टीमेटली। तो वो जो इफेक्ट है वो बिल्कुल जो सिगरेट पी उसी के समान है। तो इसीलिए दिल्ली में तो रहना है तो N95 मास्क निकल गा के ही बाहर निकलना है। दिस इज वेरी नॉट इन दिल्ली, मैं तो कहता हूँ एवरीवेयर। जी। जापान के लोगों की इतनी अच्छी आदत है, कोविड नहीं भी था, मतलब मैं गया तो नहीं हूँ जापान, बट मैंने बहुत से लोगों से सुना है, जो मेरे फ्रेंड्स गए हैं या फिर मैंने वीडियोस देखे हैं या मैंने बुक्स जितनी भी पढ़ी है, वहां पहले से ही मास्क लगाने का कल्चर है, कोविड से पहले से। वो जब भी बाहर निकलते हैं मास्क लगा के ही निकलते। जापान वैसे भी हमारा फ्यूचर रेडी कंट्री कहा जाता है। जी, तो फायदा ही है ना। एक तरह से वही बात हो गई कि हम किसी को बोल रहे हैं कि आप रोज एक्सरसाइज करो, वॉक करो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसको फायदा ही हो रहा है। बिल्कुल। तो सेम विथ मास्क, ऑफकोर्स ये बात है, जिसने कभी वॉक नहीं किया शुरू में उसको तकलीफ होगी, हाँ, वो धीरे धीरे आदत वो बोर हो जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं, ये वो। लेकिन फाइनली अल्टीमेटली उसको दिखेगा कि फायदा ही है, चलने फिरने से फायदा ही होता है, आपका हार्ट अच्छा रहता है, लंग अच्छा रहता है, ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। जी। तो आप वॉक करते हो, धीरे धीरे आपकी वो हैबिट में आ जाता है। जी। सेम विथ मास्क, आदत नहीं है हमें पता है, लेकिन मास्क लगाने से फायदा ही होना है, बिल्कुल नुकसान नहीं होना है। हाँ, थोड़ा शुरू में लग सकता है, इचिंग हो रही है, घुटन जैसा लग रहा है, पसीना आ रहा है, ऑफ कोर्स दैट इज पॉसिबल, बिकॉज कोई भी चीज करते हो तो शुरू में वो चीज उसका इफेक्ट दिखेंगे। वो तो कोविड में भी हमने देखा,
लेकिन अल्टीमेटली वो आपको क्या कर रहा है, फायदे आप बहुत निकल रहे हो तो बाहर के धुएं से, मिट्टी से, हम आजकल हर सिटी में, दिल्ली ही नहीं हर जगह कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, जी बिकॉज ऑफ कोर्स सिटी ग्रो हो रही है, हर जी। जगह कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन साइट के धुआं उड़ता है, मिट्टी उड़ती है, ऐसी भी मिट्टी उड़ती है जो हमें दिखती भी नहीं है, जी, वो हमारे अंदर जा रही है, और हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो जी। बस मास्क लगाने से फायदा ही होना है, नुकसान तो होना ही नहीं है। तो मास्क रिस्पेक्टिव वेदर यू आर लिविंग इन दिल्ली और नॉट, दिल्ली में तो डेफिनेटली मस्त है, बिल्कुल, बिकॉज वहां तो मैं दिख ही रहा है, मैं तो क्लियर जी। दिख रहा है वहाँ पोल्यूशन है, हवा ही दिख रही है कि वो Exactly. तो हाँ, बाकी जगह पे भी मास्क लगाओ तो बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे- until unless आप बिल्कुल ही पहाड़ों पे रह रहे हो तो बात अलग है। स्मोकिंग जब भी टर्म यूज किया जाता है तो एक हमारे मन में छवि बन जाती है कि अरे ये तो सुट्टेबाज है और ऐसा है, नशेड़ी है। तो जब ये स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने लगे तो एक नया चीज़ आए, हुक्का, जो कि पहले भी गांव देहात में बहुत ज़्यादा चलता था, जहाँ पे बाबा पर दादाजी लोग बैठ के चिलम फूकते थे, हुक्का बना। हुक्के के बाद आया कि जेनजी टर्म में या फिर मान लीजिए मिलेनियल्स के बीच में एक आया फ्लेवर्ड हुक्का, कि उसमें निकोटीन बहुत कम है और आप इसको करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। और अब आ गया है वेप। एक्चुअली ये भी उतना ही हार्मफुल है जितना कि नॉर्मल हम सिगरेट स्मोक या बीड़ी स्मोक करने वाले लोग करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक ही चीज को अलग ब्रांड बना के और जी। उसमें उसके फायदे पहुंचा के उसको प्रोजेक्ट करने से उसका नुकसान नहीं हटने वाला है। आई एम जस्ट टॉकिंग कैजुअली, ये बिल्कुल वैसी चीज है कि हम बोलते हैं आटा मैगी और आटा बिस्किट्स, एक्चुअली उसमें 100% आटा नहीं है। बिल्कुल, कोई बिस्किट बिना थोड़े बहुत मैदे के मिला के बन ही नहीं सकता। सेम विद मैगी। सेम विद मैगी। जी, सो सेम विद स्मोक, जो भी हम हुक्का बोल रहे हैं अल्टीमेटली वो निकोटीन ही है, अल्टीमेटली जी। स्मोक ही है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि नॉर्मल सिगरेट में अगर 50% है तो इसमें 40% होगा, समझ रहे हो? बट लॉन्ग टर्म में हार्म तो ये भी करेंगे। लॉन्ग टर्म में तो हार्म होगा ही, उसमें 20%। ये वही बात हो गई कि नहीं, बियर में कम अल्कोहल कंटेंट होता है और रम में ज्यादा अल्कोहल कंटेंट, तो बियर पी सकते हो, जी, रहेगा तो अल्कोहल ही ना। वो फिर वही हो गया जस्टिफिकेशन देने वाली बात खुद को कि ये कर सकते हैं, ये जी। कम हार्मफुल है। एग्जैक्टली, रहेगा तो अल्कोहल ही। जी, सेम विद दिस, रहेगा तो उसमें निकोटीन ही, बल्कि इसके ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जी। वो उनको लग रहा है कि इसमें निकोटीन कम है तो वो ज्यादा कर रहे हैं। जब आप बंदा सिगरेट और बीड़ी पीता है तो उसको पता रहता है कि भाई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, इसकी दिक्कत ज्यादा है, तो कम से कम वो 1-2 पी के छोड़ सकता है। जी। लेकिन इसमें तो उनको पता ही नहीं पड़ रहा है, उनको तो लग रहा है कि ये तो अच्छी चीज है या इसमें तो अब नुकसान इसमें कम तो है। नुकसान बहुत कम है। तो प्लस आजकल जो जेनजी है उनको तो जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे हमारे टाइम में पहले सिगरेट पीने जैसे टीवी में भी दिखाते थे, फिल्म्स में दिखाते थे, कूल लगते हैं जी, लोग, सिगरेट पी रहे हैं तो हीरो सिगरेट पी रहा है तो कूल लग रहा है। सेम हम एक्शन करते थे ऐसे करके, बिल्कुल। तो सेम विद दिस कि आजकल लोग हुक्का पी रहे हैं तो बैठ के तो उनको लगता है बड़ा कूल है। जी, सेम अब वो हरियाणा उस तरह की जगह को छोड़ दो जहाँ बूढ़े लोग भी हुक्का, वो प्रचलन में है उनके कि हुक्का जी। पीना एंड ऑल दैट, पर वो भी पेशेंट परेशान हो रहे हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे हरियाणा के पेशेंट्स हैं जो बूढ़े बूढ़े जो कि बहुत सांस की दिक्कत है, वो तो ये सालों तक उन्होंने वो जरा से किया है। चल नहीं सकते, उनको बोलो एक घर में चलने को उनको बड़ी हाफी आ जाती है, क्योंकि मतलब उनका लंग पूरा बेकार हो चुका है। एग्जैक्टली। और वेपिंग आपने बात की, सिगरेट्स में फ्लेवर्ड सिगरेट्स हैं, वो भी आजकल पाया गया है कि अल्टीमेटली उसमें भी निकोटीन है, जी, भली स्मॉल क्वांटिटी में हो, उससे भी लोगों को आदत लग रही है, वो ज्यादा वेप कर रहे हैं। जी, सो ये इनको एज अ ब्रिज थेरेपी हम ले सकते हैं जो कि स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे डोजेस कम करें। जी, ई सिगरेट्स क्यों आए मार्केट में? ई सिगरेट्स आए इसलिए नहीं कि लोगों को स्मोक की आदत लगाने के लिए जी। या कूल बनने के लिए। ई सिगरेट्स आए इसलिए कि नॉर्मल सिगरेट और बीड़ी पेशेंट्स को जब वो सिगरेट छोड़ने के प्रयास कर रहे हैं जी, तो उनमें एक वो ब्रिज की तरह काम करे, एक मध्यस्थता की तरह काम करे कि चलो उन्होंने ये छोड़ के इस पे आए, अब हमको ये भी छोड़ना है, जी, अब हमको ई सिगरेट्स भी छोड़ना है, अब हमको वेपिंग भी छोड़ना है। जी, तो ये बहुत जरूरी है। तभी हम जब भी हम स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम चलाते हैं, हम पल्मोलॉजिस्ट ही चलाते हैं, साइकेट्रिस्ट भी चलाते हैं, पल्मोलॉजिस्ट भी चलाते हैं। जी, तो जब सिगरेट स्मोकिंग सेसेशन हम प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम बेसिकली निकोटीन गम्स होते हैं, निकोटीन पैच होते हैं, जी, हम ये देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उसको निकोटीन से ही होता है, उसके अंदर निकोटीन से उसको लगता है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है सिगरेट स्मोकिंग करने से या बीड़ी स्मोकिंग करने से, तो अल्टीमेटली हम उसको कम क्वांटिटी में उसको छुड़वा के निकोटीन पैच या गम चूसने को देते हैं। आदत छुड़वा रहे होते हैं। आदत छुड़वा, और धीरे धीरे उसको भी छोड़ना है। ऐसा नहीं है, मेरे पेशेंट ऐसे भी हैं जो निकोटेक्स ले लेके लिए ही जा रहे हैं, अब उनको उसकी आदत लग गई है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि ये सब चीजें छोड़ने के माध्यम है, जी। इस पे आदत नहीं लगानी है। एक और मिथ है कि सिगरेट अगर आप पीते हो तो ज्यादा हार्मफुल है, बीड़ी अगर आप पीते हो तो कम हार्मफुल है, क्योंकि वो नेचुरल है। तो ये कितना सही है? मिथ है, ये भी मिथ है। बल्कि देखा जाए तो बीड़ी में ज्यादा हार्मफुल कंटेंट ज्यादा होता है, Okay. देखे तो
ऑफ कोर्स दोनों ही हार्मफुल है, बट बीड़ी में हार्मफुल कंटेंट क्योंकि उसमें कोई फिल्टर नहीं है। फिल्टर नहीं है, प्लस छोटी छोटी होती है, बहुत ज्यादा पी लेते हो, सस्ती होती है, हाँ। इजी टू एक्सेस है, गांव में तो लोग सब वही पीते हैं, बंडल जी। बंडल खत्म कर देते हैं। जी। तो ऑफ कोर्स दोनों ही हार्मफुल है, बट उल्टा बीड़ी ज्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू सिगरेट्स। अभी हम लोगों ने सीओपीडी पे बात करी थी, तो सीओपीडी में जो एक स्मोकर्स कफ नाम की बीमारी या फिर एक चीज इंट्रोड्यूस की जाती है, वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है? सीओपीडी जिसका फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जी। बेसिकली एक टर्म का इंपॉर्टेंस है। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म, जो जी। कि एक्यूट नहीं है, बहुत समय तक है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब एयरवे का, सांस की नलियों का सूजन, सुकड़न। पल्मोनरी ऑफ कोर्स लंग डिजीज है। और ओवरऑल बेसिकली इस पे देखा गया है कि केवल स्मोकर में ही नहीं, सीओपीडी के भी अलग अलग प्रकार हैं। जो सीओपीडी की गाइडलाइंस आती है, गोल्ड गाइडलाइंस अगर हम देखें, जो पूरे विश्व में गाइडलाइंस बनाते हैं सीओपीडी के ऊपर, शुरू में जो पहले धारणा थी कि सीओपीडी जो है केवल स्मोकर में ही मिलता है, जो स्मोकिंग करते हैं, या ऑफकोर्स चिमनी की हमने बात की, चिमनी एक्सपोजर, फीमेल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड स्मोक, एयर पोल्यूशन, उसी में ही सीओपीडी होता है। बट आजकल ऐसा देखा गया है कि सीओपीडी जेनेटिक भी हो सकता है। सीओपीडी एस्मा के साथ एसोसिएटेड भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं सीओपीडी एस्मा ओवरलैप। ओके। मतलब पेशेंट को अस्थमा भी है, सीओपीडी भी है, दोनों है, तो उसका ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से अपन को देना पड़ेगा। जेनेटिक हो सकता है, अगर आपके परिवार में किसी को था, जब अभी तक हम समझते थे अस्थमा इज जेनेटिक, मतलब अगर आपके माता को, पिता को, दादा दादी, नाना नानी को अस्थमा था या एलर्जी थी, तो आप में आने के रिस्क ज्यादा होते थे। लेकिन अब देखा गया है गाइडलाइंस के थ्रू कि सीओपीडी में भी वो जेनेटिक रिस्क है। सीओपीडी एयर पॉल्यूशन रिलेटेड भी हम बोलते हैं, सीओपीडी एसोसिएटेड विद सम ओल्ड डिजीजेस, चाइल्डहुड डिजीजेस भी हम बोलते हैं, उसके थ्रू भी हो सकता है। अल्टीमेटली कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपके एयरवे में गड़बड़ हो, एयरवे में सुकड़न हो, आपकी सांस की नली में सुकड़न हो, जिस कारण से आपको सांस लेने में तकलीफ हो, आपके फेफड़े में जो नलियां हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगे, जिससे आपके ऑक्सीजन का आदान प्रदान उससे इफेक्ट होने लगे, आपका ऑक्सीजन गिरने लगे, लॉन्ग टर्म सीओपीडी जिसमें होता है, तो वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। अस्थमा के पेशेंट्स जो होते हैं मोस्टली आईसीयू तक नहीं पहुंचते हैं, बट सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं वो आईसीयू तक पहुंच जाते हैं, ऐसा क्यों? जी, आप बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये बिल्कुल सही बात है। सीओपीडी के पेशेंट्स में जैसे कि मैंने बोला कि ये लंग डिस्ट्रक्शन भी होता है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे जो सांस की नली है और जहाँ से ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना है, वहां पर डिस्ट्रक्शन होता है सीओपीडी में उस लेवल तक। ओके। तो उस कारण से इन पेशेंट्स में लंग डिस्ट्रक्शन के कारण ऑक्सीजन गिरने लगता है। ऑक्सीजन गिरता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें छोड़ना है वो हम छोड़ नहीं पाते, तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाता है। जी। तो ऐसे पेशेंट में ऑक्सीजन का कम होना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में बढ़ जाना, उस कारण से इन पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण जो सिम्टम आते हैं कि पेशेंट को शुद्धि नहीं रहती, पेशेंट ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस की स्थिति में रहता है, पेशेंट अब बातचीत अच्छे से नहीं कर पाता, पेशेंट को नींद जैसा लग सकता है। तो ऐसे पेशेंट में जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाए शरीर में और पेशेंट ऐसा सिम्टम दिखाने लगे, जी, इन पेशेंट्स में आईसीयू में रख के उनको एनआईवी मास्क के थ्रू, जो वेंटिलेशन के थ्रू मास्क लगाते हैं, मोटा सा मास्क जो चेहरे पे लगता है और वेंटिलेटर उसमें हवा देता है, ऑक्सीजन दी जाती है, हाँ, प्रेशर से जो हवा देता है, ऐसे पेशेंट वो देना बहुत जरूरी है। वो प्रेशर से ही उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में उसको हेल्प मिलेगी, और जैसे जैसे उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कम होगा, जो कि हम एबीजी एक जांच होती है, ब्लड गैस एनालिसिस, उसमें हमें पता पड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कितना है, ऑक्सीजन का प्रमाण कितना है, रक्त में पीएच कितना है, वो सब देख के ही हम एनआईवी देना है कि नहीं देना वो निर्धारित करते हैं। और जब वो एनआईवी जिसे अपन बोलते हैं मास्क, जो वेंटिलेटर के थ्रू देते हैं प्रेशर के थ्रू ऑक्सीजन, वो मास्क देने के बाद फिर हम 2-3-4 घंटे बाद फिर वो चेक करते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रमाण कम हुआ। इसीलिए पेशेंट को आईसीयू लगता है, क्योंकि हमें वो वेंटिलेशन देने की आवश्यकता है, और हमने लॉन्ग टर्म नहीं किया तो पेशेंट का पीएच गिर सकता है, पेशेंट का रक्त ज्यादा एसिडिक हो सकता है, पेशेंट का रक्त ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तो उसको बाकी शरीर में प्रभाव होना शुरू हो सकता है, उसका हृदयघात हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऑल दोस रिस्क इंक्रीजेस, ये सब सीओपीडी से जुड़ा हुआ है। यस, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फेफड़ा और हृदय दोनों जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक ही जगह पे है, और दोनों का रक्त प्रभाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बोथ आर एसोसिएटेड। तो जब भी हमें फेफड़े की लंबी बीमारी होगी, उससे हमारा हृदय भी इफेक्ट होगा जी, और हृदय इफेक्ट होगा तो उससे हमें लंग में भी बीमारी हो सकती है। दोनों चीजें हैं। अगर किसी का हार्ट फेल है तो उससे फेफड़े में पानी भर जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि इनके फेफड़े में पानी भर गया,
दोनों फेफड़े में पानी भर गया था। जी। तो क्यों हुआ, उनको हार्ट फेल हुआ, पंप नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, तो शरीर से वो प्रॉपरली रक्त पंप नहीं हो पाया, तो जी। उससे फेफड़े में पानी इकट्ठा होने लगा। तो सिंस क्योंकि सीओपीडी के साथ बहुत सारी रिस्क एसोसिएटेड है, ओवरऑल डेथ तक का खतरा बना रहता है, जी। इसलिए ऐसे पेशेंट को आईसीयू हमें रखना होता है, देखने पर कि अगर PCO2 बढ़ा हुआ है इनका CO2, जी। तो हमें इनको आईसीयू में रखने की बहुत आवश्यकता है। 4-5 साल की बात है, कोविड में बहुत सारे मरीज थे जो एस्थमा, सीओपीडी इन सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और कोविड के टाइम पे कोई भी मतलब जो नॉर्मल डॉक्टर्स थे वो तो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे, ऑनलाइन ट्रीटमेंट चल रहा था। बट जो पल्मोनोलॉजिस्ट थे वो हॉस्पिटल में ही थे, वो मास्क लगा के ट्रीट कर रहे थे। बीइंग अ डॉक्टर, जब आप कोविड में वहाँ पे मौजूद थे, हॉस्पिटल्स में मरीजों को ट्रीट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खतरा था कि आपको भी वो बीमारी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें फैल सकती हैं, और तब कोई अगर आईसीयू में पहुँचता था तो क्या सिचुएशन होती थी? तो देखिए, आईसीयू, कोविड की जो आईसीयूज थे वो हम सारे प्रिकॉशन जो थे, पीपी किट प्रॉपर रखना, ऑल दोस हाइजीन का प्रिकॉशन एंड ऑल दैट, प्रॉपर तरीके से मास्क लगाना, पूरा अपने आप को कवर करना, उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस थी कि कैसे हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है। हम वहाँ जाते थे, बी रियली फ्रैंक, वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे हम स्पेसशिप में आ गए हो। और जैसे हमने देखते ना स्पेसशिप में हर कोई वाइट ड्रेस पहने हुए है, वो पूरा माहौल ही बड़ा ऐसा था कि ऐसा लगता था वी आर इन सम अनदर वर्ल्ड। जी। पूरा क्लोज है, सब लोग वाइट पीपी किट में है, आईसीयू के वेंटिलेटर बीप 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 कर रहे हैं। आईसीयू का माहौल वाज लाइक कि हम एक अनदर वर्ल्ड में हैं। जी। वी आर नॉट इन दिस अर्थ, वी आर इन अनदर वर्ल्ड, लाइक दुनिया ही अलग है। जी। और ऐसे पेशेंट में, आईसीयू पेशेंट को डील करना उस टाइम पे ऑफ कोर्स, क्योंकि रिस्क काफी थी बहुत, क्योंकि कोविड के पेशेंट आईसीयू में आना मतलब उनका बहुत ज्यादा लंग डिस्ट्रॉयड होना। जी। ऐसे पेशेंट निकल पाना मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी उस टाइम पे, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे आते थे। तो प्रॉपर वेंटिलेटर मैनेजमेंट करना कि कब हमें वेंटिलेटर की सेटिंग्स चेंज करनी है। जी। जो हमने एबीजी की बात की, ब्लड गैस की, कहीं उनका एसिड तो नहीं बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें भी वहाँ देखने को मिलती थी कोविड में। तो वो हमें रिपीटेडली बार बार उसको चेक करना। इन्फेक्शन, क्योंकि कोविड के कारण उनको सुपर रेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो रहे थे, जी। क्योंकि इम्यूनिटी डाउन जा रही थी, क्योंकि कोविड का ट्रीटमेंट था स्टेरॉइड, और इम्यूनिटी डाउन जा रही थी, उससे उनको सुपरसेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रहे थे। तो इट वाज अ ह्यूज चैलेंज, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स थे दैट वी हैव टू डील विद। उसमें हमको फिर एंटीबायोटिक्स भी देना, फिर उनको इन्फेक्शन का कितना प्रमाण है, इन्फेक्शन एंटीबायोटिक देने से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर हर 2-2 दिन में टेस्ट होना। सीओपीडी पेशेंट की आपने जो बात की, ऑफ कोर्स क्योंकि उनको ऑलरेडी अंडरलाइंग लंग डिजीज है, सीओपीडी अस्थमा पेशेंट में, उनमें ऑलरेडी उनको अभी कोविड की मार और लग गई, तो ऐसे पेशेंट में रिस्क और बढ़ जाती है, और सीवियर केस बन जाता है। तो उनमें प्रॉपरली मैनेज करना, क्योंकि उनका एयरवे इतना अच्छा नहीं है, प्लस कोविड भी हो गया है, तो उसमें वेंटिलेटर मैनेजमेंट करना वो बहुत ज्यादा टफ टास्क था। ऑफ कोर्स कुडोस टू नॉट जस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट बट आल्सो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, जो क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया उस समय आईसीयू के केयर में। और गॉड ग्रेस, जितने भी पेशेंट घर गए निकल के, आईसीयू से निकल के, ऑफ कोर्स जो रीबर्थ हो गया उनका एक तरीके से। कुछ पेशेंट, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कहूंगा कि 100 में से 90 के 90 निकले, बट अगर 100 में से 50-60 भी आईसीयू से निकल के वापस अपने घर गए, तो इट्स द फुल कंट्रीब्यूशन, क्रेडिट गोज टू ऑल दोज नर्सेज जो आईसीयू में थी। नर्सिंग केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, केवल डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर तो आता है पेशेंट देख के चला जाता है, लेकिन जो राउंड द क्लॉक केयर होती है वो नर्स ही करती है। तो वो नर्स का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हम कभी भी क्रेडिट नहीं देते हैं सोसाइटी में। तो नर्स का बहुत बड़ा योगदान है पेशेंट केयर में, वो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है उस टाइम पे। एंड ऑफ कोर्स पल्मोनोलॉजिस्ट तो थे ही, बट आई मस्ट से दैट वी शुड गिव क्रेडिट टू नर्सेस। जैसे अभी हमने आईसीयू की बात करी, तो आईसीयू जब भी टर्म यूज होता है, अगर किसी के घर में भी कोई भी बीमार है और उससे कहा जाता है कि आईसीयू में ले जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, तो लिटरली गूजबम्स आ जाते हैं, बहुत डर जाते हैं परिवार वाले कि अब तो मतलब खत्म, अब बचाया नहीं सकते। बहुत रेयर केस है, 10% चांस है कि कोई बच जाए तो बच जाए, ऐसा एक जो सोसाइटल नॉर्म बन चुका है ये। तो ये कितना सही है, मतलब कि अगर वेंटिलेटर पे कोई मरीज पहुंचता है, मान लीजिए बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में पहुंचा है, तब भी कितने % चांस होते हैं कि उसको बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी भी लोगों में धारणा है कि वेंटिलेटर पे रखना मतलब बिल्कुल अंत आ गया है, और वो मना करते हैं काफी बार। मैं बहुत बार ऐसे देखा है कि आप रिलेटिव को बोलते हो कि उनको वेंटिलेटर की जरूरत है, आप प्लीज कंसेंट साइन कर दीजिए, कंसेंट हमें लेना होता है। तो वो नहीं देते हैं, वो डर जाते हैं कि नहीं सर वेंटिलेटर में मत रखो, जो भी होगा ऐसे ही करो।
ये जानना बहुत जरूरी है कि वेंटिलेटर बनाया गया है मेडिकल साइंस में तो पॉजिटिव आउटकम के लिए बनाया गया है, जी पेशेंट को मारने के लिए नहीं बनाया गया है, समझ रहे हो आप। तो केवल वेंटिलेटर को इसलिए नहीं बनाया कि पेशेंट मर रहा है तो उसको वेंटिलेटर पे डाल दो। जी वेंटिलेटर से वो मरने से बच सकता है, इसलिए वेंटिलेटर का आविष्कार हुआ और इसीलिए ये सब चीजें की। वेंटिलेटर जरूरत है क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी आ गई है, जैसे हमने अभी बात की, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ गया है, जी। या फिर उसका इन्फेक्शन के कारण बाइकार्बोनेट कम हो गया शरीर में तो उससे पीएच काफी घट गया है, जी। या उसको फेफड़े की इतनी प्रॉब्लम है कि उसको वेंटिलेटर वेंटिलेट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमें पता है कि वो वेंटिलेट प्रॉपर नहीं होगा तो उसके हृदय में भी ऑक्सीजन कम जाएगा, उसके ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा, तो उसको हार्ट फेलियर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसको ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो कोमा में भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके मस्तिष्क, आपके हृदय और आपके फेफड़े तीनों का ख्याल रख रहा है वो वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर की स्थिति जब आती है तभी डॉक्टर बोलते हैं कि वेंटिलेटर पे डालना है, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट वेंटिलेटर से ही होगा। ये जो शरीर में एसिड बढ़ रहा है तो कैसे इम्प्रूव होगा? जी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ रहा है काफी ज्यादा, जो कि बाहर वाले मास्क से नहीं ठीक हो पा रहा, तो अल्टीमेटली हमें वेंटिलेटर पे वो डालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसको देखा जाए, एक मूवी आई थी गब्बर इज बैक, अगर आपने मैंने देखी देखी हो, नहीं है, सॉरी। तो इसमें अक्षय कुमार हैं जो कि जाते हैं एक हॉस्पिटल का पर्दाफाश करने का एक सीन है कि वो लोग डेड बॉडी को भी वेंटिलेटर पे डाल देते हैं और कहते हैं कि चेक कर रहे हैं। वो स्पेशली डेड बॉडी ही लेके जाते हैं और उनसे 2-2.5 लाख का 3 लाख का बिल बनवा लेते हैं और फिर कहते हैं कि पे करो, हम नहीं बचा पाए। और अंदर का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग चाय समोसा खा रहे हैं अंदर बैठ के और कुछ भी कर रहे हैं। तो एक आईसीयू के अंदर का जो सीन होता है एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि मूवी है तो थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया होगा, मान सकते हैं, लेकिन क्या असल में ऐसे केसेस होते हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर में भी कई बार ऐसी चीजें आई हैं कि ये हॉस्पिटल में फ्रॉड हो रहा था, आईसीयू में डेड बॉडीज पड़ी हुई है लेकिन बिल बनता जा रहा है, तो ये कितना? देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पेशेंट को ले जा रहे हैं। जी आप अगर किसी छोटे अस्पताल, झोलाछाप डॉक्टर के पास, गांव के खेड़े में जस्ट पैसे बचाने के लिए ऐसे अस्पताल में ले जा रहे हैं जो किसी झोलाछाप ने खोल रखा है, जी जो प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं है, जस्ट बिकॉज उसने एक बिजनेस बना रखा है, डॉक्टर भी वहाँ रखे हैं तो जो सीख रहे हैं होम्योपैथी जी। आयुर्वेदिक के, जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है वो ड्यूटी कर रहे हैं, जी डॉक्टर भी नहीं है। वहाँ ऐसा होता होगा, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन जितना मैंने आईसीयू में ड्यूटी की है, आई वॉज देयर इन मुंबई फॉर 6 मंथ्स, मैंने 6-7 महीने लगातार आईसीयू में ड्यूटी किया, यहाँ भी मैंने आईसीयू में ड्यूटी किया है, तो ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं होता जैसा आप बता रहे हो कि डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे डाल दिया और फिर वो चाय समोसा खा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी पेशेंट आता है, तुरंत आता है, बिल्कुल उसको प्रायोरिटी में देखा जाता है। जी हम रात भर सोए भी नहीं होते तब भी हम आके वहाँ पर पेशेंट को अटेंड करते हैं। ऑफकोर्स हम वहाँ पर पेशेंट प्रायोरिटी के लिए बैठे हुए हैं। तो आईसीयू के अंदर का जो माहौल होता है वो होता कैसा? माहौल ये है कि सपोज इफ देयर इज एन आईसीयू, सपोज 10 बेड का आईसीयू है, जी हर बेड के लिए एक नर्स असाइन की होती है। कभी कभी अगर नर्स का क्रंच है तो एक नर्स 2 पेशेंट को भी देख सकती है कि 2 पेशेंट आईसीयू है, एक नर्स उसके लिए असाइन की गई, वो राउंड द क्लॉक वहीं बैठी रहेगी, सामने ही पेशेंट के वेंटिलेटर चल रहा होगा, पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो ऑक्सीजन सारा ईसीजी चलता रहता है, आपने देखा होगा मॉनिटर, वो बैठी रहेगी। कुछ भी इवेंट होता है, ऐसा उसको लगता है कि नहीं पेशेंट को सडनली कुछ हो रहा है, तो तुरंत वो डॉक्टर भी राउंड द क्लॉक अपने देखता रहता है, नोट चलता रहता है, सबको सब उसका काम हो गया है, देन डॉक्टर अपना डॉक्टर रूम में बैठ भी सकता है। लेकिन अगर सब कुछ भी होता है, तुरंत नर्स आएगी, वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी कि सर फलाना बेड नंबर पेशेंट को ये हो रहा है, उसको ये प्रॉब्लम है, तुरंत डॉक्टर आएगा, उसको अटेंड करेगा, तुरंत वो ठीक कर सकता है अगर अपने लेवल पे तो वो ठीक करेगा, नहीं होगा तो जो भी ऑन डॉक्टर कॉल है, सपोज उसको लगता है कार्डियक इवेंट है, जी ऑन डॉक्टर कार्डियोलॉजी कौन है, उस तुरंत उसको कॉल करेगा, उस जगह पे ऑन कॉल रहते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल में, तुरंत कार्डियोलॉजी वाले आएंगे, वो उसको अटेंड करेंगे। सपोज कोई नया पेशेंट आ गया कैजुअलिटी से जिसको अभी आईसीयू में एडमिट करना है, तुरंत आया, तुरंत आते ही हम देखेंगे उसका ऑक्सीजन कितना है, ये इतना है, ये इतना है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत, तुरंत उसको ऑक्सीजन पे लगाते हैं, तुरंत उसका ईसीजी करते हैं, ईसीजी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या, अगर लग रहा है कि नहीं ये तो हार्ट अटैक हो सकता है, तो जो प्राइमरी जो चीजें होती हैं जो पहले करनी चाहिए सारा, कि चलो उसका बीपी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ऑक्सीजन भी ठीक है, तो चलो हमने उसको ब्लड थिनर अपना हेपेरिन चालू कर दिया क्योंकि उसको लग रहा है एमआई है, कार्डियोलॉजी वालों को बुला लिया, उसको लगता है नहीं तुरंत एंजियोग्राफी की जरूरत है, तुरंत उसको कैथलैब में शिफ्ट कर दिया। अगर मैं पल्मोनरी की बात करूं, पेशेंट सीओपीडी का आ गया एकदम ब्रेथलेस होके, तुरंत उसका एबीजी होता है। हमने जो ब्लड गैस की बात की, उसको पीएच देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या इसको वेंटिलेटर में डालने की जरूरत है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रमाण ज्यादा है, पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस है,
पेशेंट, क्योंकि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट को देने से उसको एस्पिरेशन की रिस्क बहुत होती है। जी अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसमें आप एनआईवी नहीं दे सकते बाहर का मास, उसको इंट्यूबेट करना ही पड़ेगा एयरवे प्रोटेक्शन के लिए। जी क्योंकि अगर आपने उसका एयरवे प्रोटेक्ट नहीं किया तो अल्टीमेटली आगे दिक्कत और बढ़ जाएगी। तो वेंटिलेशन, अर्ली वेंटिलेशन इज बेटर देन द डिले वेंटिलेशन जी ऑलवेज। जैसे हम बोलते हैं कि आप जितना डिले करोगे वेंटिलेशन को, उतना आउटकम्स ऑफ इंट्यूबेशन या पॉजिटिव जी। आउटकम्स नहीं मिलने वाले। जैसे अभी आपने बात करी कि 10 बेड आईसीयू, मतलब कि एक कमरे में 10 बेड पड़े हों, ऐसा? अलग अलग ब्लॉक्स भी हो सकते हैं जी, या क्योंकि एक बड़े मूवीज हॉल- में अगर देखा है एक तो बड़े हॉल में 10 बेड्स भी हो सकते हैं। जब भी होता है तो एक प्राइवेट रूम दिखाते हैं, उसमें एक बेड पड़ा है और उसी में पूरा दिखा रहे होते हैं। दैट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ आईसीयू। जी छोटे मोटे अस्पताल में जो भी झालोचाप डॉक्टर चला रहा है वो ठीक है, वहां पर रिसोर्स क्रंच भी है, जी वो कर रहा है एक तरह से, कुछ लोगों को फायदा भी होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता। लेकिन एज सच आईसीयू स्टैंडर्ड्स, या तो आपका एक बड़ा हॉल हो, प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ बेड्स हो, 2 बेड्स के बीच या तो प्रॉपर पार्टीशन हो, अलग अलग ब्लॉक्स बने हो, या फिर आपका पर्दा हो कवर Okay. करने के लिए। एक टर्म है आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, और इसको सुनते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंटरस्टिशियल क्या होता है, या आईएलडी अगर केवल बोल दें तो समझ नहीं आता। तो पहली बात तो ये क्या होता है, और दूसरी बात क्या ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है? जी, बेसिकली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इंटरस्टिशियम क्या है बेसिकली हम वो समझे। मेडिकल जी। टर्मिनोलॉजी है, बहुत साधारण भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो फेफड़ा है, फेफड़े में सांस की नलियां हैं, जी सांस की नली छोटे छोटे भाग में बटी है, उसके बीच का हिस्सा जी इंटरस्टिशियम। ओके ठीक है, तो अब इस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज उस जगह की बीमारी अगर हो जाए, उस जगह की बीमारी क्या हो सकती है? उस जगह पे सुकड़न आ सकती है, उस जगह पे सूजन आ सकती है, उस जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है, उस जगह पे आपको हो सकता है कोई भी सेल्स ज्यादा इकट्ठा हो जाए, कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं, अगर ईओसिनोफिल सेल्स हैं वो भी हो सकते हैं, जी अलग अलग प्रकार के हैं। अब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के भी बहुत से प्रकार हैं, उसका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। जी। उसके अंडर में बहुत कॉमन जो हम देखने को मिलता है, इट कुड बी आईपीएफ, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का आईएलडी है। सार्कोइडोसिस की हम बात करते हैं, वो भी एक प्रकार का आईएलडी है। एचपी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। इन सब में होता क्या है मतलब? बेसिकली अगर हम एचपी की बात करें, एचपी एक प्रकार का आईएलडी ही है, जो कि अगर हम मुंबई की बात करें, आपने बहुत से आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, अभी दैनिक भास्कर ने भी एक आर्टिकल छापा था कुछ समय जी। पहले कि कबूतर खानों में, कबूतर के एक्सपोजर में, हमें पता है मुंबई में काफी कबूतर हैं और लोग काफी दाना डालते हैं, कबूतर खाने बहुत हैं वहां पर। जी तो उनका जो एंटीजन है, एंटीजन जैसे उसके फेदर हैं, उनके पंख हैं, उनकी शिट है, या उनका एक्सपोजर है। इवन जो जी। पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं लोग, जिनका काम ही जी। रिपीटेड एक्सपोजर टू हैन और बर्ड्स का है, या किसी के घर में बहुत ज्यादा कबूतर आ रहे हैं, एसी वेंट खराब हो रखा है, जी तो हर पेशेंट में नहीं, उन किसी किसी पेशेंट में ये बिल्कुल वैसी चीज है कि हर पेशेंट को कैंसर नहीं होगा स्मोकर जी से, जिसमें हो सकता है उनको हो जाएगा, बिल्कुल। सेम विद दिस कि ये एक्सपोजर इन बर्ड्स के एक्सपोजर से, या फिर किसी के घर में सिड़न बहुत है वॉल में, बारिश में हम देखते हैं तो उसमें फंगल एंटीजन्स होते हैं, जी वो फिर हवा के द्वारा हमारे अंदर चले जाता तो ऐसे पेशेंट जो कि इनके प्रोन रहते हैं, उनमें ये एंटीजन जाके फेफड़े में इंटरस्टिशियल में सूजन ले आते हैं। जी। सूजन ले आने से उनको सांस में तकलीफ होती है, किसी किसी का ऑक्सीजन भी गिर सकता है। अगर इस चीज को लंबा नजरअंदाज किया जाए तो ये चीज आगे जाके क्रोनिक में भी बदल सकती है, जिसे हम जी। फाइब्रोटिक बोलते हैं कि लंग में सुकड़न आ गई, बेसिकली उसने लंग को थोड़ा सा खराब कर दिया, Okay. अब वो रिवर्सेबल नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो मैं हिस्ट्री लेता हूँ कि मैंने तोता पाला था घर पे, बहुत सालों से तोता पाला है और उनको ये हो जाता है, ओके क्योंकि 10 साल से मेरे घर में तोता है और 2 साल से मुझे सांस में तकलीफ हो रही है, और पता चलता है उनको तो वो धीरे धीरे वो अंदर अंदर क्योंकि तोता इफेक्ट करता जा धीरे धीरे रहा वो तोता का एंटी उसको जाता गया। जी शुरू में उसको नहीं हुआ, जब उसने ज्यादा तकलीफ दिया तो उसको अब सिम्टम होने लगे। जी। सबसे पहली चीज बोलते हैं कि एक्सपोजर आप हटा दो, तुरंत तोते को हटा दो। घर में सिड़न आ रही है तो आप तुरंत वो सिड़न ठीक करवाओ। जी। कबूतर अगर आपके ज्यादा आते हैं, आप बिल्कुल फेंस लगवाओ, एसी को वेंट्स को क्लीन करवाओ। अगर आपको कबूतर खाने में काम कर रहे हो तो चेंज योर ऑक्यूपेशन, या कुछ भी, इफ यू यूज सम मास्क, N95 मास्क, कुछ भी, जस्ट टेक सम प्रिकॉशन, बिकॉज आप बस ट्रीटमेंट दे दो और एक्सपोजर को आप ठीक ना करो। ये बिल्कुल जी। अस्थमा जैसा ही है, वो तो चलता जाएगा, दवाई खाते जाइए, वो रहता रहेगा हमेशा। या फिर ये बिल्कुल सीओपीडी जैसा है कि आप जी। इलाज करवा रहे हो और बीड़ी भी फूक रहे हो। हाँ ये दोनों चीजें हैं, तो वो चीज देखना बहुत जरूरी है। अब एक बीमारी होती है सार्कोइडोसिस, वो भी एक तरह से ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि आईएलडी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकती है, जी जिसमें कि पेशेंट को जस्ट बॉडी में कहीं की गठाने हो सकती हैं, स्किन मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, लंग में भी मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं,
आंखों में भी दिक्कत हो सकती है, आंखें देखने में। जी आईपीएफ एक बीमारी है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। बेसिकली इडियोपैथिक मतलब होता है मेडिकल में कि जिसका कुछ कारण नहीं, मतलब अच्छा। आपने सारे टेस्ट करा दिए, सब नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव आया, और फिर उसको इडियोपैथिक टर्म बोल देते हैं। अच्छा, पता ही नहीं चल रहा है हाँ। कि किस वजह से हुआ। मेडिकल साइंस में कोई भी चीज, जब हर चीज हम रिसर्च कर चुके होते हैं और हमें कारण नहीं पता चलता, तो हम उसको इडियोपैथिक टर्म दे देते हैं, ओके, क्योंकि अभी तक कारण नहीं पता, मतलब वो रिसर्च अभी चल रहा है, जी कारण नहीं पता, तो इट्स इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। हमने सारे टेस्ट करा लिए, हमने एचपी की भी हिस्ट्री ले ली, जी हमने आईएलडी ऑटोइम्यून डिजीज में भी होता है, अर्थराइटिस के पेशेंट में, या जिनको वात रोग होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन पेशेंट में भी लंग मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। तो अर्थराइटिस से केवल जॉइंट ही नहीं, अर्थराइटिस से आपका फेफड़ा भी इन्वॉल्व होता है, उससे आपके फेफड़े में भी सूजन आ सकती है, आईएलडी हो सकता है। जी तो जब भी हम कोई भी वात रोग के पेशेंट होते हैं, अर्थराइटिस पेशेंट होते हैं, तो उनका लंग स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। ओके, तो वो हो सकता है कि कुछ समय बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद आए और वो बोले कि सर मुझे खांसी बहुत आती है, तो उसको लाइटली मत लो। जी अगर वो बोल रहा है खांसी आ रही है, तो जस्ट कफ सिरप दे देना इज नॉट इलाज, उसका एटलीस्ट पूरा आप लंग स्क्रीनिंग करो, उसका सीटी स्कैन करा के देखो कि भाई गलती से उसको फाइब्रोसिस या उसको आईएलडी तो नहीं शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग अर्थराइटिस। मतलब हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और ये पता होना चाहिए डॉक्टर को कि अर्थराइटिस से भी हो सकता लंग है। इन्वॉल्व हो सकता है, तो जी। उसका स्क्रीनिंग तुरंत, जब तक वो चीज बढ़ ना जाए, पहले अर्ली डायग्नोस कर लो, जी, ताकि उस चीज में अपन बच पाए। जो खराटे लेते हैं कई लोग, क्या वो एक सीवियर डिसीज बन के आगे के समय में उभर सकता है क्या? और ये जो स्लीप एपनिया है, ये बेसिकली है क्या? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। स्लीप एपनिया बेसिकली एक बीमारी है जिसमें कि पेशेंट का स्लीप क्वालिटी इफेक्ट होता है। जी स्लीप एपनिया के भी 2 प्रकार हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एक सेंट्रल स्लीप एपनिया। जी बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में पेशेंट जब भी सोएगा तो उसका श्वास की नली बंद होगी या सिकुड़ेगी, उसमें वो फिर खर्राटे लेगा। खर्राटे क्या है? बेसिकली बॉडी का रिस्पॉन्स है जी कि श्वास की नली ओपन रहे सोते समय, क्योंकि सोते समय भी हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, जी मस्तिष्क को ऑक्सीजन चाहिए। तो जब किसी भी पेशेंट का श्वास नली सिकुड़ेगी सोते समय, तो बॉडी उसको खर्राटे के फॉर्म में रिस्पॉन्ड करेगी। वो खर्राटे ले, मुंह ओपन करे ताकि उसका एयरवे ओपन हो और वो ऑक्सीजन उसको अच्छे से जा सके। तो ये ज्यादातर देखने को मिलता है जो मोटे पेशेंट्स होते हैं, जिनका जो ओबीज हैं, जिनका बीएमआई ज्यादा है। बीएमआई, मैं आपको दर्शकों को बता दूं बीएमआई क्या होता है। बेसिकली हम बॉडी मास इंडेक्स होता है, हम जी। हाइट को कंपेयर करते हैं वेट के कंपैरिजन में। अगर जी। आपका कंपेयर टू योर हाइट वेट काफी ज्यादा है तो हम हाई बीएमआई की श्रेणी में बोलते हैं। जी तो अगर आपका बीएमआई ज्यादा है, आपको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा, एक लेवल तक खर्राटे लेना इज नॉर्मल, जी एक लेवल, लेकिन आप बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं, या आप सोते समय आपको लगता है कि आपको एकदम से श्वासोच्छ्वास बंद होता है, आप भले ही 7-8 घंटे सोते हो लेकिन आपको फिर भी दिन में नींद आती रहती है क्योंकि जी। आपका मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिला आपको स्लीप एपने के कारण, या फिर आपको लगता है कि आप बहुत टायर्ड फील करते हो पूरे दिन में, या आपको अंडरलाइंग बीपी है, या आपका उम्र 50 साल से ऊपर है, या आप मेल जेंडर हो, मेल हो, जी तो ये सब रिस्क बताती हैं कि स्लीप एपने की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो आपको पार्टनर से हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर से पूछना बहुत जरूरी है कि ये भाई बहुत ज्यादा खर्राटे तो नहीं लेते रात में, बिकॉज आपको तो पता नहीं पड़ेगा। जैसे आपने अभी एक टर्म हाईलाइट किया कि अगर आप मेल हो, फीमेल्स में ये चीज नहीं होती क्या? फीमेल्स में भी होता है लेकिन मेल में ज्यादा रिस्क होता है। ओके जितनी भी स्टडी हुई है ऐसा पाया गया है कि मेल्स आर मोर प्रोन टू हैव ओएसए, ओके क्योंकि मेल आर मोर प्रोन टू गेट ओबीस। जी ये भी एक ओवरऑल स्टडी हुई है, जो कि अब धीरे धीरे वो धारणा कम हो रही है। अब स्लीप एपनिया फीमेल्स पे भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी रिसर्च ये बोलता है कि मेल्स में ज्यादा ये चीजें पाई गई हैं। ओके तो ये सब हिस्ट्री हम लेते हैं स्लीप एपनिया के कारण। स्लीप एपनिया के लिए अवेयरनेस अभी भी लोगों में नहीं है इतना। जी लोग समझते हैं कि खर्राटे लेना इज वेरी नॉर्मल, या कभी कभी आप जैसे ट्रैवल किए होंगे ट्रेन में, आप कभी बर्थ पे, तो कोई बंदा रात भर बहुत खर्राटे लेता है, आप जी। पूरी रात डिस्टर्ब रहते हो, ये कितना तो खर्राटे ले रहा है, बिल्कुल और आपने देखा होगा ये बिल्कुल ओबीज होगा या उसकी तोंद निकली होगी या कुछ हाँ। हुआ होगा। तो ये चीज बड़ी नॉर्मल लेते हैं ये लोग, क्योंकि अगर आपका श्वासोच्छ्वास बंद हो रहा है सोते समय और आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि आपको ब्रेन की चीजें भी, आपके मस्तिष्क की चीजें भी शुरू हो जाएंगी सिम्टम्स जी। दिखाना, कि आप टायर्ड फील करोगे पूरे दिन भर, आप चीजें भूलने लगोगे, आपकी मेमोरी इतनी कम शार्प नहीं रहेगी, आप छोटी छोटी चीजें रख के भूलने लगोगे, आपको रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ेगा। जी ये सारे सिम्टम्स हैं। प्लस अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है शरीर को सोते समय, तो ओवरऑल आपके हृदय पे भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। जी ऐसा भी पाया गया है कि ओएसए के पेशेंट्स को, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, उसके पेशेंट्स को हम ट्रीट नहीं करें तो उसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस भी डेवलप होता है और डायबिटीज होने की भी रिस्क बढ़ जाती है। ओके ऐसे पेशेंट में हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ती है, ऐसे पेशेंट में हार्ट फेलियर की रिस्क बढ़ती है, ऐसे पेशेंट में
ओवरऑल मेमोरी लॉस की रिस्क बढ़ जाती है, अल्जाइमर, डिमेंशिया होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सबका एक कॉमन रीजन है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ब्रेन क्योंकि स्लीप एपनिया। जी। अवेयरनेस अभी भी नहीं है। जैसे अभी भी मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको बार बार भर्ती हो जाते हैं, छाती में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, अच्छा। या फिर 1-2 बार ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जैसे जी। बोलते हैं ना कि पैरालाइज हो गया, ब्रेन हाँ। स्ट्रोक गया, उनको बार बार स्ट्रोक हो रहा है दवाइयों की भी। तो ये सब रिस्क क्यों हो रही है? क्योंकि उसका अंडरलाइंग स्लीप एपनिया है, आपने उसको ट्रीट नहीं किया। जी। ये बोलते हैं कि आपने जड़ पे काम नहीं किया और आप बस बाकी चीजें करते जा रहे हो, तो वो जी। उसको पूरी तरीके से उसको फायदा नहीं देने वाला है। तो इसका लंग पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? देखिए, बेसिकली लंग पे इसका इफेक्ट यही है, ये एक तरह से एसोसिएटेड बीमारी है कि जी। अगर स्लीप एपनिया है तो उससे हृदय पे, लंग की भी चीजें, सीओपीडी इज आल्सो एसोसिएटेड विद स्लीप एपनिया, कि अगर स्लीप एपनिया है तो एयरवेज में भी उसमें इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। जी। स्लीप एपनिया है तो पेशेंट को डायबिटीज होने की रिस्क बढ़ जाती है। जी। ऐसे पेशेंट में बहुत जरूरी है कि हम पॉलीसोमनोग्राफी, स्लीप स्टडी एक होती है, वो हम करें। जी। स्लीप स्टडी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। स्लीप स्टडी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इसके 4 प्रकार होते हैं। लेवल 1 में हम लोग ब्रेन से लेके नीचे तक हर एक्टिविटी देखते हैं। हम ईईजी की लीड लगाते हैं, ब्रेन की जो सिग्नल्स है उसके लिए। हम जी। आई मूवमेंट के लिए लगाते हैं, हम चिन मूवमेंट के लिए लगाते हैं कि देखने के लिए मसल एक्टिविटी। कुछ लोग होते हैं, आपने सुना होगा कि पैर पटकते हैं रात को सोते समय, ठीक। उनको पता ही नहीं है, उनका पार्टनर बोलता है, या बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो वाइफ आके बोलती है कि सर रात में मुझे मारते हैं और उनको पता ही नहीं होता उन्होंने मारा है। अरे। ऐसे भी पेशेंट्स हैं, क्योंकि ये बीमारी है, वो उसकी भी गलती नहीं है। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है, जिसे हम रैम, हमारी स्टेजेस ऑफ स्लीप होती है, एनआरईएम, आरईएम। तो आरईएम स्लीप में मसल एक्टिविटी, स्लीप साइकिल में जो 4 स्टेजेस जी। होती हैं, स्लीप साइकिल में जो गड़बड़ के कारण जो मसल एक्टिविटी बढ़ रही है, जी। तो वो चीज वो हो रही है। रात को पैर मार रहा है, वो कुछ लोग बोलते हैं नाइट वॉकिंग करते हैं, स्लीप वॉकिंग जी। करते हैं, कि वो पता चला नींद में चल रहे हैं। हाँ, मैं पहले चलता था। हाँ, तो ये भी एक स्लीप की बीमारी है। कुछ लोग चिल्ला देते हैं, आपने देखा होगा बच्चे एकदम बहुत जोर से चिल्लाते हैं, फिर जी। आप बच्चा सो जा, बच्चा सो जा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो सुला देते हैं। तो ऑल दोज आर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ओएसए इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ दैट, जो स्लीप एपनिया है। तो बहुत जरूरी है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 प्रकार की स्लीप स्टडी होती है। लेवल 1, लेवल 2 सबसे बेस्ट है। जी। लेवल 1 और लेवल 2 में सब कुछ हम चेक करते हैं। हम ब्रेन एक्टिविटी, आई मूवमेंट, हम चिन मूवमेंट देखते हैं, हम लेग मूवमेंट देखते हैं, लेग कितनी बार हिलाया आपने। जी। हम ईसीजी देखते हैं, हम ईजी देखते हैं, ईसीजी मैंने बात कर ली। हम ऑक्सीजन लेवल देखते हैं, ऑक्सीजन अब तक कितना रहा। हम यहाँ पर एक मार्कर रहता है मैनोमीटर के थ्रू, हम कितना स्नोर किया आपने, इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। आप पूरी मशीन थोड़ी सी लगती है, आप बस सो जाते हो, हॉस्पिटल में सोते हो। जी। वीडियोग्राफी भी होती है कि आपकी जगह तो नहीं है, आपने चिल्लाया तो नहीं है, आपने बहुत मूवमेंट तो नहीं किए। और फिर आप सुबह उठ के वो मशीन हम निकाल देते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, वीडियोग्राफी में क्या रहा, कैसे सोए आप, और फिर उसकी वैल्यूज रहती है, जिसे हम एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स बोलते हैं, AHI। तो बेसिकली उसको देख के हमें समझ में आता है कि उसको स्लीप एपनिया है कि नहीं। जी। अप टू 5 लेवल हम बोलते हैं नॉर्मल है, कि इतना तो नॉर्मल होता है। अगर किसी का 5 to 15 है तो उसको हम माइल्ड बोलते हैं। 15 से 30 उसकी वैल्यू आई रिपोर्ट में तो जी। मॉडरेट बोलते हैं। 30 से ऊपर आए तो सेवियर बोलते हैं। ओके। इलाज क्या है? अब आप बोलोगे इसका इलाज भी तो होना चाहिए। इलाज क्या है? अगर माइल्ड है, मोटा है, पेशेंट को बोलते हैं वेट लॉस करिए। जी। जैसे जैसे वेट लॉस होगा उसको फैट कम होगा, नेक सर्कमफ्रेंस कम होगा, तो वैसे वैसे उसकी श्वास जो नली घुट रही थी बिकॉज ऑफ द हाई फैट जी। ओवर द नेक, सोते टाइम अगर चोक हो रहा था तो वो खुल कम जाएगा। हो जाएगा। स्लीपिंग हैबिट्स, जी। स्लीपिंग हैबिट्स क्या होती हैं? रात को कॉफी टी पी के ना सोएं, लेट नाइट टीवी ना देखें, मोबाइल का उपयोग ना करें सोते समय, खाना जल्दी खा लें, सोने के 3 घंटे पहले ही खाना आपका हो जाना चाहिए। ओके। स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए सोते समय। बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह जो सेंसेशनल न्यूज़ है वो सोते समय ना देखें। ये सब चीज़ें हैं। मतलब माइंड रिलैक्स करके सोएं आप बेसिकली। ये सब चीज़ें, या फिर लेटरली सो, करवट लेके सो। किसी को सीधे सोने में ज़्यादा दिक्कत होती है, करवट सोने में उनको दिक्कत नहीं होती है। जी। ये सब चीज़ें माइल्ड लेवल पे है। अगर हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, इफ द लेवल इज मोर देन 15, 30 से ऊपर जा रहा है सेवियर, तो उसमें हम फिर अब CPAP और BiPAP की हम बात करते हैं, मशीन जो लगाते हैं। कुछ लोग देखा होगा आपने, मशीन लगा के सोते हैं, तो उसमें फिर वो ट्रीटमेंट है। सुबह उठते ही बहुत सारी छींकें आने लगती हैं, तो क्या इसका कुछ लंग से रिलेशन होता है? बेसिकली ये एलर्जिक राइनाइटिस ये बीमारी बोलते हैं कि किसी को सुबह सुबह उठते ही छींके आना, नाक बहना, जी। नाक बंद हो जाना, फिर जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है वो नॉर्मल हो जाता है। जैसे धूप आती है नॉर्मल हो जाता है।
एलर्जिक राइनाइटिस एक बीमारी है, नाक की ही बीमारी है, एलर्जी रिलेटेड, उसको ये बोलते हैं। बेसिकली एटोपी एक टर्म है, एटोपी मतलब एलर्जी का वो जीन, एलर्जी का ट्रिगर आपकी बॉडी में है, जो कि हम ऑफ कोर्स अपने फोर फादर से, अपने ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर, मदर फादर से लेते हैं जी। उन वो जीन। किसी को हो सकता है उनको कम सिम्टम रहे हो, लेकिन वो जीन हम लेके आए और हमें वो चीज़ ज़्यादा ट्रिगर करती है। तो ये चीज़ बढ़ सकती है अगर हम आपका अपना एनवायरनमेंट ठीक ना रखें, अगर आप जिस बेडशीट पे सो रहे हो बेडशीट प्रॉपर नहीं है, पिलो क्लीन नहीं है, जी। आपके रूम में डस्ट है, विंडोज के थ्रू डस्ट आते हैं, एसी वेंट क्लीन नहीं है, तो ये सब चीज़ें, पंखे आपके खराब है, पंखे आपने साफ नहीं किए हैं, तो वो चीज़ ट्रिगर कर सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमको प्रॉब्लम हाथ में हो रही है, लेकिन हमको इंडिकेशन कहीं और से मिल रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे हार्ट में कोई इशू है, लेकिन मुझे दर्द पीठ पे हो रहा है, और फिर मैं पीठ का चेकअप कराने गया, पता चला कि दिक्कत तो हार्ट में थी। तो क्या लंग में भी ऐसी कोई चीजें होती हैं कि डिसीज जो हो वो लंग में हो और इंडिकेशन कहीं और से मिल रहा हो? जी, हो सकता है। पेशेंट सपोज ब्रेथलेसनेस करके आया, पेशेंट चेस्ट पेन करके आया, हमने उसका ईसीजी को किया, और अगर इको में हमें लग रहा है उसका राइट चैम्बर एनलार्ज्ड है, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एनलार्ज है, या पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, मतलब आर्टरी में प्रेशर, पल्मोनरी जो लंग की आर्टरी है जो हार्ट के थ्रू ही जाती है, उसमें प्रेशर ज्यादा है, तो ये ज्यादातर इशारा करता है कि फेफड़े की बीमारी ही हो सकती है। तो उसमें फिर हमें फेफड़े का पूरा वर्कअप करना चाहिए कि कहीं उसको सीओपीडी तो नहीं है, कहीं उसको ओएसए तो नहीं है, स्लीप एपनिया तो नहीं है, या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है जिस कारण से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। सार्कोइडोसिस हमने पहले बात किया था, उसमें पेशेंट को स्किन में मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं, आंखों में लालिमा, आंखें लाल होना, या विजन में प्रॉब्लम, ये सब भी इंडिकेट कर सकता है। तो उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि लंग इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कहीं उसको पल्मोनरी सार्कोइडोसिस तो नहीं है अलॉन्ग विद दिस। जी, कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें कि हमें सिम्टम्स या साइंस कहीं और मिलेंगे, और लंग इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। ओवरऑल हमें लंग को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? बेसिकली लंग को हमें प्रोटेक्ट करना है तो सबसे, हमने पहले भी बात किया कि जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आप मास्क पहन के निकले, N95 मास्क पहने प्रेफरेबली, वो आपको डेफिनेटली काफ़ी बाहर के पोल्यूशन से, आउटडोर पोल्यूशन से वो बचाएगा। स्मोकिंग ना करें, अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको प्रॉपर स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम में आपका कराएंगे, आपको काउंसलिंग करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो कुछ दवाई भी देंगे। जी। जो चिमनी यूज़ करते हैं, घर में कंडे जलाते हैं, उन चीज़ों से बचें। प्रॉपर नींद लें, आपको अगर ओएसए वगैरह है तो उसको डायग्नोस कर लें, प्रॉपर डॉक्टर से मिलके। व्यायाम करें, व्यायाम क्या, बेसिकली अनुलोम विलोम हम सब जानते हैं, योगा में हम करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, एक्सपायरेटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपके पुराने लोग, हमें दादा दादी बोलते थे कि गहरी सांस लो और धीरे धीरे ओम छोड़ो, जी, ताकि आपका पूरा लंग एकदम खाली हो। तो एक्सपायरेटरी एक्सरसाइजेस, केवल गहरी सांस लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी सांस छोड़ना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गहरी सांस लें और स्लोली उसको छोड़ें, ऐसे होल्ड भी करें, थोड़ी देर करें, और धीरे धीरे पूरा एक्सपायर करें। जितना लंबा एक्सपायर करोगे उतना अच्छा है। तो अर्ली मॉर्निंग करें, साफ क्लीन एनवायरनमेंट में करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप रेगुलर अच्छा खाना, अच्छा आहार लें, प्रोटीन युक्त आहार लें, कार्बोहाइड्रेट कम लें, प्रोटीन रिच फूड आपको लेना चाहिए। रेगुलरली एक्सरसाइज करें, वॉक करें, इफ़ यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो वेट ट्रेनिंग भी करें। अभी कुछ ऐसा पाया गया कि केवल वॉकिंग से ही नहीं, अगर आप वेट ट्रेनिंग भी उसमें ऐड करते हो तो ओवरऑल बॉडी वेलबींग होता है। इट्स नॉट कि मैं आपको बोल रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दो, जस्ट बेसिक एक्सरसाइजेस, जैसे वेट ट्रेनिंग कि हाँ चलो आप बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए। बेसिक आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हम फिजिक्स आप पढ़ते हो, फिजिक्स में कभी पढ़ी थी, तो दोनों प्रकार की एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक, मतलब इसमें बॉडी चल रही है तो जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही है, तो वो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस से ही होता है। इसके अलावा हमने कोविड में बॉल देते थे अपन पेशेंट को, 3 रंग अलग अलग प्रकार की रंगीन बॉल होती थी जी, स्पायरोमेट्री हम बोलते हैं जिसको। तो वो एक मशीन आती है स्पायरोमीटर, 3 बॉल स्पायरोमीटर, 1 बॉल स्पायरोमीटर, उसमें फूंक मारना रहता है, उसमें जोर से फूंक मारना होता है या खींचना भी होता है जिससे बॉल ऊपर जाती है। तो बेसिकली शुरू में तो आपकी एक ही बॉल जाएगी क्योंकि अब आदत नहीं है, जैसे आपकी कैपेसिटी बॉल ऊपर जाएगी, उसको होल्ड करने की कोशिश करें, उसको पलट के फूकने की भी कोशिश करें। तो ये सब अगर आप करेंगे, और ऑफ कोर्स गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, अराउंड 7 to 8 hours इन अ डे जी, और गुड फूड, एक्सरसाइज, तो आपका लंग हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर हैं, अगर मान लीजिए, और आपको अपने लंग को स्ट्रॉन्ग करना है, अब 45 की एज से आपने शुरू किया, छोड़ दी सिगरेट और अब लंग पे काम कर रहे हैं, तो क्या ये रिवर्सिबल है? मतलब बिल्कुल एकदम हेल्दी लंग बनाया जा सकता है? एक बार जो डैमेज कर दिया आपके स्मोकिंग ने उस लंग को, जितना भी डैमेज किया, सपोज 20% डैमेज किया, 30% डैमेज किया, तो वो रिवर्सिबल नहीं, उसको वी कांट रिवर्स। बस ये है कि जो बचा हुआ 60-70% लंग है वो अपना हेल्दी रहे, उसमें कुछ ना हो जी, या जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड लंग है
उसमें इन्फेक्शन ना हो, उससे आपको तकलीफ कम से कम हो, इसीलिए इलाज हमने बनाया गया है। सीओपीडी का इलाज जो है, हमें इनहेलर्स देते हैं। सीओपीडी में अलग प्रकार के इनहेलर होते हैं, अस्थमा के अलग प्रकार के इनहेलर होते हैं। तो जो सीओपीडी में इनहेलर देते हैं उसका काम क्या है, बेसिकली यही है कि जो डिस्ट्रॉयड एरिया है लंग का, जो स्मोकिंग से खराब हुआ, वो ओपन रहे, वहां पर कफ कम से कम जमा हो ताकि वहाँ इन्फेक्शन ना हो। और रही बात आपकी प्रश्न की कि बाकी लंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बाकी लंग को, बचे हुए लंग को हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो मैंने बताया, अच्छा व्यायाम, खान पान, मास्क का उपयोग, इसके अलावा बॉल की एक्सरसाइजेज, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मैंने बताई, प्लस वैक्सीनेशन। ऐसे पेशेंट में वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज दे आर मोर प्रोन, उनका आधा थोड़ा बहुत लंग डैमेज है, तो दे आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन। ऐसे पेशेंट वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स कोविड सबने लगाया, इसके अलावा निमोनिया के वैक्सीन है, फ्लू के वैक्सीन है, हर साल वो फ्लू के वैक्सीन लगाएं। तो ये सब करके वो जितना उनका जो भी लंग है उसको बचाया जा सकता है, वो हेल्दी रख पाएंगे और अच्छा रहेगा। टॉप 5 टिप्स फॉर अ हेल्दी लंग। स्टॉप स्मोकिंग, गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, एक्सरसाइज जो बताई, यूज ऑफ N95 मास्क एंड गुड फूड, गुड प्रोटीन रिच फूड, दैट्स इट। 3 डेडली रेड फ्लैग्स टू नेवर इग्नोर। स्मोक, कॉफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन। अगर ये होता है तो आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। लंग से जुड़ा एक ऐसा शॉकिंग फैक्ट जो कि हर किसी को पता होना चाहिए, जिससे कि वो अपने लंग हेल्थ पर ध्यान दे सके। अगर आपको बहुत लंबे समय तक खांसी है, 10-15 दिन हो गए हैं, फिर भी खांसी आपकी नहीं जा रही है, आपको श्वास लेने में तकलीफ होती है एज कम्पेयर टू पीयर्स, जैसे आपके बराबर के लोग हैं वो नहीं थकते, आप जल्दी थक जाते हो, आपकी सांस फूलने लगती है, या आपको चेस्ट पेन हो रहा है काफी बार बार, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। हर चीज जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है। मुझे कोई बीमारी होती है, मैं सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करता हूँ कि ये सिम्टम्स हैं और क्या होने वाला है, और अननोइंगली, अनएक्सपेक्टेडली एक ही आंसर मिलता है कि कहीं ना कहीं से जाके कि आपको कैंसर होने वाला है। तो गूगल पे कितना रिलाई करना चाहिए, और क्या ऐसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास जो गूगल पे सर्च करके आए हो और आप ही को बता रहे हो कि मैंने ये देखा था, मुझे तो ये बीमारी है, आप बस दवा दे दो? जी, आप बहुत आते हैं ऐसे पेशेंट्स, बिकॉज ज्यादातर जो न्यू जनरेशन है वो पहले सब गूगल करके ही आती है। अब तो चैट जीपीटी भी है, उनका घर का डॉक्टर है अब तो, सब बता देता है, सब बता देता है उनको क्या प्रॉब्लम है। लोग तो अपना स्किन में कुछ होता है, फोटो क्लिक करके चैट जीपीटी पे डाल देते, वो बता देता है ये हो सकता है। जी हाँ, ऑफकोर्स आपको थोड़ा आइडिया लगता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। मैं नहीं बोल रहा ये बिल्कुल खराब है, बिल्कुल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको हो सकता है इससे, एटलीस्ट आप अवेयर होते हो। लेकिन उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट मान लेना, आप एग्जैक्ट डायग्नोसिस मान लेना, नहीं मुझे यही है, वो ठीक नहीं है। बिकॉज डॉक्टर ही उसको देख के, बिकॉज डॉक्टर का एक्सपीरियंस मैटर्स। गूगल बस वो ऑनलाइन जो डेटा है, ऑनलाइन जो बुक्स है, ऑनलाइन उसको सर्च करके सर्च इंजन के थ्रू बता देगा अल्टीमेटली। और वो भी 4 ऑप्शंस दे रहा है आपको पता नहीं 4-5 दे रहा है जी। वो और कैंसर तो ऑफ कोर्स वो होगा ही उसमें इन बीच में जी। तो वो बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर से पहले मिलें, उनको प्रॉपर तरीके। सी द प्रॉब्लम इज कि हम पहले ही चीज बता देंगे ना कि मुझे ये है, तो उसमें फिर डॉक्टर का भी देखने का नजरिया बदल जाता है जी। जैसे बोलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो फिर वो उतने ही पार्ट पे फोकस करते हैं कि अच्छा इस बीमारी पे फोकस करना है। तो हमेशा हमें बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चनर नहीं होना चाहिए जी। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर को बस आप कंप्लेंट्स बताओ, आपको कहाँ हो रहा है, साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है, लेट डॉक्टर डिसाइड। एंड इन द एंड once doctor is finished with all those history taking and examination जी, then you can share your experience कि सर मैंने ये गूगल पे देखा था और उसमें ये बता रहा था, क्या मुझे ये हो सकता है, ताकि फिर डॉक्टर भी आपको सही पता पाएगा, क्योंकि उसने आपको पूरा चेकअप कर लिया है, हिस्ट्री ले ली है जी। शुरू में आप उसको डॉक्टर को जाके बोल देंगे कि बाउंड हो जाएंगे वो, हाँ, तो फिर डॉक्टर थोड़ा सा ना थोड़ा इंक्लाइंड हो जाता है उस चीज के लिए। अच्छा उसने ये बोला है तो फिर मुझे ये चीज पहले देखनी पड़ेगी। आपने अभी तक 3 सिटीज में मेजरली काम किया है, बॉम्बे, दिल्ली और भोपाल। तो अगर हम रेस्पिरेटरी बेसिस पे पूछे कि बेस्ट सिटी आपके लिए कौन सी रही एक्सपीरियंस? There is no doubt about it. भोपाल is the best as compared to these 3 choices because pollution बहुत कम है, greenery ज्यादा है जी। तो दोनों ही कंपैरिजन में भोपाल definitely is far better। मतलब अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना हो तो फिर कैसे रखेंगे? सबसे बेस्ट इज भोपाल अगर हम रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, देन मुंबई एंड देन दिल्ली। दिल्ली तो फिर जाता ही है। और अगर हम इसको थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ाएं, अगर हम पूरे कंट्री में कुछ सिटीज की बात करें, जैसे मान लीजिए भोपाल, बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, मणिपुर या फिर केरला में एलएपी वगैरह कहीं पे देखें, तो आपके हिसाब से बेस्ट सिटी कौन सी रहेगी? पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एयर क्वालिटी देखें, सी ओवरऑल पोल्यूशन में ना काफी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि वहाँ भीड़ कम है तो वहाँ अच्छा पोल्यूशन होगा।
ओवरऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या बोलते हैं, बारिश वहाँ कितनी होती है, वहाँ एयर ठहरती है कि नहीं ठहरती, एयर निकल जाती है कि नहीं निकल जाती। हम कितना भी बोल दें, आज भी बेंगलोर की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी। क्यों है? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट, वहाँ तो बहुत व्हीकल्स हैं, बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, क्राउड बहुत बढ़ गया है, पोल्यूशन तो बढ़ना चाहिए। स्टे नहीं कर रही है, वहाँ रुकता नहीं है पोल्यूशन, क्योंकि वो जोग्राफिकल लोकेशन उसको बहुत फेवर करती है। जी। आज भी बेंगलोर का AQI काफी टाइम तक अच्छा रहता है, काफी सिटीज के कंपैरिजन में। तो यस, बेंगलोर का AQI बहुत अच्छा है अभी भी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स थ्रू आउट द ईयर, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी, क्योंकि वो जोग्राफिकल लोकेशन उसको बहुत फेवर कर रही है। जी। वहाँ हवा ठहरती नहीं है वहाँ, प्लस वो लीवर्ड साइड में है, वो जो वेस्टर्न घाट्स के उस तरफ है, तो वो लोकेशन उसको बहुत फेवर करती है, इसलिए वहाँ एयर क्वालिटी अभी भी बहुत सब होने के बाद भी कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द सिटीज अच्छी है। वीडियो के एंड में हम आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। जी। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सिगरेट, हुक्का या वेपिंग बेस्ट क्या है? कुछ भी नहीं, तीनों से हार्म होता है लंग में। योगा वर्सेस जिम क्या बेहतर है? दोनों बेहतर है। योगा से ओवरऑल हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम करेंगे, स्पिरिचुअल हमारा इम्प्रूव होता है, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है, और जिमिंग से हमारे बहुत आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होते हैं, बोथ आर बेनिफिशियल, दोनों करना चाहिए। काउडंग स्मोक वर्सेस दिल्ली स्मोक, बोथ आर बैड। ऐसा कहा जाता है कि गोबर के उपले जलाने से पवित्र वातावरण होता है। ये बिल्कुल वही बात हुई ना, अभी हमने हवन की बात की थी कि हवन जलाने से पूरा प्योर हो जाता है, ऐसा नहीं है। एयर प्योरीफायर या फिर इंडोर प्लांट्स? बोथ आर गुड, बोथ आर गुड। एयर प्योरीफायर से भी खासकर दिल्ली में और अदर सिटीज में जहाँ पर काफी पोल्यूशन है, तो वहाँ ऑफ कोर्स इट प्यूरिफाइज। एंड इंडोर प्लांट्स नेचुरल वे है, बिकॉज वो ओवरऑल हेल्प्स इन एयर प्यूरिफिकेशन। दोनों इम्प्रूव अच्छे हैं, दोनों यूज करना चाहिए। देसी नुस्खे या फिर जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं वो? टफ क्वेश्चन, माय मॉम इज गोइंग टू गिव मी अ स्लैप व्हेन आई चूज दिस। एक्चुअली बोथ, ऑफ कोर्स देसी नुस्खे भी कभी कभी फायदेमंद हो जाते हैं, बट हाँ, काउडंग जलाओ और उससे प्यूरिफाई होगा ये सब नहीं जी। बट घर की चीजें, टर्मरिक हम यूज करते हैं, हम बोलते हैं, लहसुन है, अदरक है, जो हमको हमारी मदर्स देती थी बचपन में। इट हेल्प्स, डेफिनेटली हेल्प्स। अगर फायदा नहीं होता है तो डेफिनेटली कंसल्ट डॉक्टर एंड गो फॉर एलोपैथिक मेडिसिन। 6 आवर्स स्लीप्स और 8 आवर्स स्लीप्स? एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 hours। और ब्यूटी स्लीप के लिए तो कहा जाता है 10 घंटे सोना चाहिए। 8 hours ऑफ सफिशिएंट। आई डोंट थिंक सो इट मोर देन 8 hours कुछ फर्क पड़ने वाला है। अब लास्ट में अगर आपसे 1 मिनट में लोगों को एक मैसेज देने की बात की जाए कि लंग की हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको लंग की तरफ इतना ध्यान देना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फेफड़ा है, फेफड़ा ही हमारा ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करता है, और ऑक्सीजन शरीर के हर अंग को चाहिए जी। और आपका हृदय आपके फेफड़े से जुड़ा हुआ है। आप अगर फेफड़े को नजरअंदाज करेंगे तो आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ओवरऑल आपको बाकी चीजें होने लगेंगी। तो जैसे बोलते हैं, जड़ पे काम करो, तो जड़ अगर लंग है तो हैव टू फोकस ऑन लंग। थैंक यू सो मच। तो सर के साथ अभी हमने पल्मोनरी डिसीजेस पर बात करी है, बट साथ ही सर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत सारी बातें जानते हैं। डायबिटीज़ में स्पेशलाइजेशन है उनका, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में सर के साथ डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए बातचीत करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद पुष्कर टॉक्स, एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।